हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। और उन सब लोगों को अपनी काली गहरी आंखों से देखते हुए कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, सबसे पहले मैं इसी बारे में तुम लोगों से बात करना चाहता हूँ। तुम लोगों को इस आइलैंड पर से जो लेकर जाना है वह लेकर जा सकते हो। सिर्फ यहाँ पर जो जेड स्टोन है वह सब मेरे हैं और तुम में से कोई भी जेड स्टोन का एक भी टुकड़ा नहीं छुए। जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने सिद्धार्थ की बात सुनी, सब लोग एकदम से हैरान रह गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन सब लोगों के चेहरे पर कंफ्यूजन इस वक्त साफ साफ दिखाई दे रही थी। सब लोगों ने एक साथ एक ही स्वर में बोला। जेड, एक लड़का जो सबसे आगे खड़ा था और दिखने में काफी अच्छा था, वह एकदम से डर गया और डरते हुए बोला, सिद्धार्थ, आगे मत कहना कि तुम्हारे हाथ में इस वक्त जो जेड स्टोन जैसा टुकड़ा दिख रहा है वह सच में ग्रीन माउंटेन जेड है क्या? ग्रीन माउंटेन, क्या बकवास कर रहे हो? ग्रीन माउंटेन जेड यहाँ पर कहां से आएगा इस वक्त? वहां जितने भी लोग खड़े हुए थे सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था इस वक्त, किसी को भी एक दूसरे की बात समझ नहीं आ रही थी। सबकी आंखों में ढेर सारे सवाल थे और सब लोग सिद्धार्थ को ही देख रहे थे। यहाँ पर जितने भी अमीर लड़के खड़े हुए थे सब जेड सर्कल से ही थे। भले ही ये लोग कितने भी ज्यादा एंसन क्यों ना हो, भले ही इन लोगों ने कभी भी अपने पेरेंट्स के बिजनेस में उनका हाथ ना बताया हो, पर फिर भी इन लोगों को जेड स्टोन के बारे में कुछ ना कुछ पता था, जो इन लोगों के लिए काफी था। ये सब लोग बचपन से अपने पेरेंट्स को जेड स्टोन की क्वालिटी के बारे में बातें करते हुए सुनते आए थे और उसी एटमॉस्फेयर में जीते हुए आ रहे थे। इसीलिए इन लोगों को आसानी से इतना समझ आता था कि कौन सा जेड स्टोन किस क्वालिटी का है और कितना कीमती है। इन सब लोगों को अच्छे से पता था कि ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की सबसे अच्छी क्वालिटी की कीमत इस दुनिया में इस वक्त क्या है, और ये सब लोग यह जानकर बहुत ज्यादा हैरान थे। इन सब लोगों ने आज तक ज्यादातर फर्मामेंट माउंटेन जेड को ही सबसे ज्यादा एंटीक माना जाता था, और जब इस जेड स्टोन की निकासी कर दी जाती थी तो उसके बाद इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा मिलियन या बिलियन रुपए में हुआ करती थी। पर इनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक दिन यहाँ इस आइलैंड के ऊपर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन मिल जाएगा जिसकी कीमत इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। अगर आप चाहे तो यह भी कह सकते हैं कि इस पत्थर की कीमत जो चाहे वो लग सकती थी और जितनी चाहे उतनी लग सकती थी। इस वक्त सिद्धार्थ और उसके साथ आए हुए सारे अमीर लड़के नीचे जमीन की तरफ बने हुए उस कच्ची सड़क के रास्ते को ही देख रहे थे जो बहुत गहराई से आइलैंड में बनी हुई थी, और यह पूरी रोड ग्रीन माउंटेन की हीलो लेवल के जेड स्टोन से बनी हुई थी। इस सड़क को देखकर इन लोगों की आंखें एकदम चमक उठी थी और कहीं ना कहीं हैरानी से बाहर भी आ रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ इन सब लोगों के मन में इस वक्त रेहान का वह घर दिमाग में आ रहा था जिसे चारों तरफ से जेड स्टोन लगाकर बनाया गया था। अभी तक इन सब लोगों की हालत खराब हो चुकी थी। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह से इस बात पर रिएक्ट करें। यह लोग खुश भी थे और थोड़े से डरे हुए भी, पर अगर देखा जाए तो यह लोग इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर थोड़े से परेशान जरूर हो गए थे, क्योंकि यह बात सच थी कि जिस जगह पर इस वक्त के सब लोग खड़े हुए हैं वह पूरी की पूरी सोने की खदान है जिससे जैसे चाहो वैसे पैसे बना सकते हो। तो वहीं दूसरी तरफ अभी अभी इस प्राइसलेस ट्रेजर की कीमत लगने से पहले ही सिद्धार्थ ने इसे अपना बता दिया था। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ इस वक्त अपने साथ आए हुए साथियों की आंखों में एक ग्रीन चमक को देख सकता था, जो इस काली अंधेरी रात में भी उन सबकी आंखों में काफी ज्यादा चमक रही थी। और यह देखकर साफ पता चल रहा था कि यह सब लोग इस ग्रीन जेड स्टोन से बहुत ज्यादा स्टिम्युलेट हो चुके हैं। वैसे भी अब सबको सब कुछ पता चल चुका था, इसीलिए सिद्धार्थ को कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं थी। उसने सहमत होते हुए उन सब लोगों से कहा, तुम सब लोग सही समझ रहे हो। मेरे हाथ में इस वक्त जो पत्थर का टुकड़ा है वह ग्रीन माउंटेन जेड है। मुझे तो डर लग रहा है कि यह पूरी सड़क और यह पूरा आलीशान महल ग्रीन माउंटेन जेड से ही बना हुआ है। जैसे ही वहां खड़े हुए सिद्धार्थ के साथियों ने यह बात सुनी तो उन सब ने हैरानी से अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिए और उन सबकी आंखें लगभग बाहर आ गईं। क्या कहा? सच में यह तो बिल्कुल भी सही नहीं है। यह आदमी रेहान मित्तल ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन का इस्तेमाल सड़क बनाने के लिए कर रहा है और साथ ही साथ इतने महंगे जेड स्टोन का इस्तेमाल उसने अपने घर की दीवारों को बनवाने में कर रखा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है। भगवान के दिए हुए इतने खूबसूरत तोहफे का यह पूरी तरह से नाजायज फायदा उठा रहा है। वैसे तो इन सब लोगों ने पहले ही इस बात को नोटिस कर लिया था कि शायद यह घर भी जेड स्टोन से बना हुआ है, पर जब इन लोगों को पता चला कि यह सड़क भी जेड स्टोन से बनी हुई है तो इन सब लोगों का दिमाग चकराना शुरू हो गया। ड्रोन से आने वाली पिक्चर के थ्रू इन लोगों को सिर्फ एक आइडिया लग रहा था कि शायद तक यहाँ पर ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन है, पर अब जो नजारा ये लोग अपने सामने देख रहे थे उसके बाद तो इन्हें अमीरी की डेफिनेशन ही बदलनी पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाखों अमीर लोगों के दिलों को इस वक्त रेहान ने तोड़ दिया हो, क्योंकि सेकंड जनरेशन के लोगों के लिए ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन से बने हीरे मोतियों को पहनना अपने आप में एक बहुत बड़ी शोभा की बात होती थी। कहाँ तो ये सब लोग जेड स्टोन के छोटे से टुकड़े को लेकर इतना ज्यादा इतरा रहे थे, यहाँ तक कि पूरे म्यांमार में इन लोगों ने अपनी एक अलग ही पहचान बनाई हुई थी। हर कोई इनके आगे सर झुकाता था।
पर आज अपने सरताज को, अपने जेड स्टोन को इस तरह सड़क पर बिछा हुआ देखकर इन लोगों की आंखें बाहर आ गई थी। इन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये किस तरह से रिएक्ट करें। यहाँ पर बनी हुई छोटी सी सड़क इन लोगों की और उनके परिवार की पूरी कमाई से भी ज्यादा महंगी थी। इतनी ज्यादा अमीरी और सामने का खजाना देखकर इन लोगों की आंखें ग्रीन कैसे नहीं होती। अभी तक सिद्धार्थ के साथ आए हुए बहुत सारे लोगों ने तो मन ही मन में छोटे छोटे प्लान बनाने शुरू कर दिए थे और कहीं ना कहीं उन्हें एग्जीक्यूट करने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि सिद्धार्थ को अपने साथियों के बनाए हुए इन छोटे छोटे प्लान्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वह पूरा का पूरा खजाना अपने साथ ले जाने की सोच रहा था। तभी कुछ सोचकर रथ ने उन सब लोगों को वार्निंग देते हुए कहा, मैं तुम सब लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, तुम सब लोग अपनी हद में रहना और मेरे साथ गद्दारी करने के बारे में सोचना भी मत। और हाँ, जैसे ही आज रात का मैटर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद किसी को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोलने की इजाजत बिल्कुल नहीं होगी। बात समझ में सिद्धार्थ ने अपने सारे लोगों को एक ही बार में वार्निंग दे दी थी कि कोई भी उसकी इस जेड स्टोन माइन की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखेगा। तभी उनमें से एक साथी ने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, क्या तुम हम लोगों को इस पूरी में से थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दोगे? जैसे ही सिद्धार्थ ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे पर मर्डर वाले लुक्स आ गए और उसने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा, तुम सब लोग सपने में भी ऐसा मत सोचना। यहां मिलने वाले जेड स्टोन माइन का एक एक कतरा सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का है। यहां पर हर एक चीज पर शुक्ला परिवार का हक है और किसी को भी यहां से कुछ भी ले जाने की इजाजत नहीं है। अगर तुम में से किसी ने भी मेरी मर्जी के बिना एक टुकड़ा भी जेड स्टोन का छूने की कोशिश की तो फिर मैं तुम लोगों के साथ क्या करूंगा? तुम सोच भी नहीं सकते और मुझसे माफी की उम्मीद तो बिल्कुल मत रखना। मेरे आसपास इस वक्त चाहे जो भी खड़ा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी के भी दिमाग में इस वक्त कोई भी प्लानिंग या प्लॉटिंग चल रही है तो तुरंत अपने दिमाग से निकाल दे, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को कुछ करने के लिए जिंदा ही नहीं छोड़ता। अभी अभी सिद्धार्थ ने सभी लोगों को मारने की धमकी दे दी थी, जिसके बाद किसी का भी कुछ भी बोलने का ना तो मन था और ना ही किसी की हिम्मत हो रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला की आंखों में ये सारे सेकंड रिच जनरेशन के लोग और उसके साथ आए हुए उसके साथी किसी पैरासाइट के जैसे उसके परिवार के साथ जुड़े हुए थे। सिद्धार्थ को ना तो पहले इन लोगों की परवाह थी, ना आज इन लोगों की परवाह है। वह जब चाहे तब इन लोगों को मार सकता था और यह सब करने में उसे किसी भी तरह की कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले जब इन सब लोगों ने सिद्धार्थ की आवाज सुनकर उसका पीछा किया और इस ग्रीन माउंटेन जेट से बनी हुई रोड को देखा तो सब लोग हैरान रह गए। सब लोगों के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया था कि सिद्धार्थ बाकी सब लोगों के साथ इस जेट स्टोन माइन को बांटे, पर उसने तो साफ साफ ऐसा करने से मना कर दिया था और पूरी जेट स्टोन माइन को सिर्फ अपना बताया था। सिद्धार्थ के साथ आए हुए बाकी सारे अमीर लड़के सिद्धार्थ के मुकाबले बहुत कमजोर थे और कहीं ना कहीं इन्हें हमेशा से ही सिद्धार्थ की गुलामी करने की आदत पड़ गई थी, जिसकी वजह से चाहते हुए भी ये लोग सिद्धार्थ के इस फैसले का विरोध नहीं कर पा रहे थे। वही इन सब लोगों पर हुक्म चलाते चलाते सिद्धार्थ को भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलने लगा था और अब अगर उसके सामने खड़े हुए यह अमीर लड़के उसके विरोध में भी चले जाएं तो भी सिद्धार्थ को इन लोगों से कोई डर नहीं लग रहा था। अपने सामने इतना बड़ा खजाना देखने के बाद भी यह लोग ना तो इसे छू सकते थे और ना ही इसे पाने का सपना देख सकते थे। और यह बात उन सब लोगों को दिल ही दिल में बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी। पर इस बात से किसी को क्या फर्क पड़ रहा था? किसी को, यानी कि सिद्धार्थ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसके साथ आए हुए उसके साथी उसके इस डिसीजन से डिससेटिस्फाई हैं। जिन भी लोगों को सिद्धार्थ के इस फैसले से दिक्कत थी वे सब लोग इस बात को सिर्फ अपने दिल में रख सकते थे, क्योंकि अगर यह बात उनकी जुबान तक भी आई तो शायद सिद्धार्थ उनकी जुबान को काटने में भी देर नहीं करेगा। सिद्धार्थ शुक्ला और इन बाकी सबऑर्डिनेट के बीच में बुरजरी की आसमान का फर्क था और इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि सिद्धार्थ शुक्ला अपने साथ इस वक्त 8000 बॉडीगार्ड लेकर आया था और ये सब लोग मिलकर भी सिर्फ 2000 बॉडीगार्ड लेकर आए थे। अगर यह लोग सिद्धार्थ के साथ कुछ करने की कोशिश भी करते हैं तो सिद्धार्थ के ये लोग इन सबको यही मौत के घाट उतार देंगे और शायद इन लोगों की बॉडी भी इनके घर कभी वापस ना पहुंचे। और अगर ये लोग सिद्धार्थ शुक्ला का साथ ना देने की बात कहते हैं और वापस अपने घर लौट जाते हैं तो भी इन लोगों के लिए मुसीबत थी, क्योंकि सिद्धार्थ के एक इशारे पर उसका परिवार इन सब लोगों के परिवारों को बर्बाद कर सकता था और यह लोग इस बात को कभी भी झेल नहीं सकते थे। सिद्धार्थ की इतनी बड़ी धमकी सुनकर यह सब लोग बस अपने दांत पीस कर रह गए। किसी में भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। इन लोगों को समझ आ गया था कि यह लोग जेड स्टोन को तो हाथ नहीं लगा सकते हैं, पर यहां से सिद्धार्थ के कहने पर जेड स्टोन के अलावा और कुछ भी लेकर जा सकते हैं। हालांकि इन सब लोगों को लगता था कि जेड स्टोन के अलावा इस पूरे आइलैंड पर कुछ भी बहुत अच्छा यानी वैल्यूएबल नहीं है। इन लोगों को बस बचा कुचा ही कुछ मिलेगा, वो भी अगर सिद्धार्थ की मर्जी हुई। तो इन लोगों को दिल ही दिल में रोना आ रहा था कि इतनी अच्छी किस्मत इन लोगों की आंखों से उड़ते हुए जा रही है और यह लोग चाहकर भी उसे पकड़ नहीं सकते हैं और ना ही पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं,
इन लोगों के पास अब कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था सिवाय सिद्धार्थ शुक्ला का साथ देने के। इसीलिए उनमें से एक ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहा, सिद्धार्थ तुम चिंता मत करो, तुमने जो भी रूल्स हम लोगों के लिए सेट किए हैं हम कभी भी उन्हें नहीं तोड़ेंगे। हाँ सिद्धार्थ, हमें पता है कि पैसों से ज्यादा हमारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। तुम चिंता मत करो, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम इस पूरे आइलैंड पर मिलने वाले एक भी जेट स्टोन के टुकड़े को हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि हम तो इस बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। यह सारे लोग भले ही इस वक्त सिद्धार्थ के लिए अपने मुंह से शहद उगल रहे हों, पर यह बात सच है कि इनके मन में जहर भरा हुआ था और आंखों में आंसू, जिसे ये छुपते छुपाते अपनी आंखों से बहा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने सारे साथियों की बात सुनी और इनके वादे सुने तो उसका चेहरा, जो अभी तक किसी का खून करने के लिए तैयार था, वो अब फिर से नॉर्मल हो गया। यही सब सोचकर सिद्धार्थ ने इन लोगों को फिर से इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, तुम लोगों को सिर्फ इतना ही नहीं करना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि आज यहाँ पर जो भी कुछ होगा उसके बारे में बाहर दुनिया को किसी भी तरह से नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैंने सुना कि ये बात बाहर फैली है तो मुझे तुम लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूँ। तुम लोगों को बात समझ में आई या नहीं? जैसे ही वहां खड़े हुए लोगों ने फिर से सिद्धार्थ का गुस्से से लाल वो चेहरा देखा तो उन लोगों ने एक साथ हामी भरते हुए कहा, मैं समझ गया सिद्धार्थ, अगर किसी ने भी अपना मुंह खोला तो उसे बहुत बुरी मौत मिलेगी। हमें पता है कि हमें क्या करना है। मैं अपनी तरफ से वादा करता हूं कि मैं एक भी शब्द किसी से नहीं कहूंगा, वरना तो तुम हमारी जान ले लोगे। इन सब लोगों ने एक साथ ऊपर देखते हुए कसम खा ली और किसी ने भी कुछ भी ना बोलने के लिए तुरंत सिद्धार्थ को विश्वास दिला दिया। अब जाकर कहीं सिद्धार्थ को थोड़ी बहुत संतुष्टि हुई थी और उसने संतुष्टि में अपना सिर हिलाया था। वहीं दूसरी तरफ रेहान ने अभी तक अपने आइलैंड पर लगे हुए सर्वेलेंस कैमरा के थ्रू इन सब लोगों को टीवी स्क्रीन पर देख लिया था। रेहान ने लगभग गुस्से से स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, ये लोग वही हैं जिन्हें आज सुबह मैंने समुद्र में फंसाया था। सिद्धार्थ के बाकी साथियों को इस तरह से सड़क की तरफ देखता हुआ देखकर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग वहां खड़े होकर क्या डिस्कशन कर रहे हैं और बार बार सड़क की तरफ क्यों देख रहे हैं। रेहान भी इस वक्त बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। तभी रेहान ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, यह लोग आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और ये सब लोग वहां कर क्या रहे हैं? सर्विस कैमरा इस वक्त अपोजिट साइड में था और इस वजह से इतने सारे लोगों के एक साथ इकट्ठा होने की वजह से रेहान कुछ भी ठीक से देख नहीं पा रहा था। तभी मैगी ने कहा, बॉस अगर आप कहे तो क्या हम लोग अपने स्पेशल ड्रोन को वहां पर स्काउट करने के लिए भेज सकते हैं? मैगी का सवाल सुनकर रेहान एक पल के लिए चुप हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब लोग वहां पर कर क्या रहे हैं और अचानक से जंगल के उस रास्ते पर रुक क्यों गए हैं। क्या यह लोग वहां खड़े होकर कोई प्लानिंग कर रहे हैं या फिर उन लोगों ने रेहान के बिछाए हुए ट्रैप को पहले से ही भांप लिया है? रेहान ने कभी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ और बाकी सब लोग इस वक्त यहाँ खड़े होकर उसके जेड स्टोन के ऊपर अपनी नजर बनाए हुए हैं। रेहान की नजरों में जेड स्टोन सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और सबसे बड़ी बात, रेहान को जेड स्टोन को अप्रिशिएट करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। रेहान का किसी पत्थर से ज्यादा आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, जो इस वक्त लगातार इंडस्ट्रियल आइलैंड पर डेवलप हो रही थी और वहां से बनने वाले बायोनिक रोबोट और बाकी मशीन रेहान के लिए सबसे बड़ा खजाना था, जिससे वह आने वाले कुछ सालों में दुनिया पर राज करने वाला था। हालांकि सिद्धार्थ और बाकी सब लोग रेहान की सोच से अलग है। जेड स्टोन का काम उनकी कई पिधिंचू राहिम आइलैंड एक ऐसा खजाना था जो बहुत ज्यादा बेशकीमती था और जिसकी कीमत लगाना अपने आप में एक बेवकूफ़ी थी। वहीं दूसरी तरफ जब रेहान ने मैगी का सवाल सुना कि उसे यहाँ पर ड्रोन भेजने चाहिए या नहीं, तो कुछ सोचकर रेहान ने ना में अपना सिर हिला दिया और उसे मना कर दिया। रेहान ने मैगी से कहा, मैगी जब तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम इन सब लोगों को अपने प्लान के अकॉर्डिंग और अपनी स्ट्रैटेजी से रोक लोगी, तो तुम्हें उसी तरह से करना चाहिए और अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए। और रही बात इस वक्त ड्रोन भेजने की, तो हमें बिना वजह इन लोगों को अलग नहीं करना चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैगी ने सामने की स्क्रीन पर लगे गए उन रेड डॉट्स को देखा, जो कहीं ना कहीं उनके दुश्मनों की संख्या को दिखा रहा था। यह देखकर मैगी ने बहुत ही डीप वॉइस में कहा, बॉस शायद हमें हमारे प्लान को थोड़ा सा चेंज करना होगा। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो उसने थोड़ा हैरान होते हुए पूछा, क्या? पर क्यों? सामने की स्क्रीन देखकर साफ पता चल रहा था कि मैगी का प्लान तब शुरू होता जब ये सब लोग इनके ट्रैप में फंसते, पर ये लोग तो अपनी जगह से चल ही नहीं रहे हैं। दिक्कत यह थी कि विमान सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वापस पोर्ट पर ले आया था। ऐसे में अगर सिद्धार्थ और उसके आदमियों ने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां पर देख लिया तो ये सब लोग अलर्ट हो जाएंगे और तुरंत ही अपने बाकी साथियों की मदद करने में लग जाएंगे। ऐसे में उनके सामने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कम पड़ जाएंगे। एक तो पहले ही ये मिशन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए बहुत ज्यादा परेशानी वाला बन गया था, क्योंकि ये सब लोग बहुत कम थे और वहीं दूसरी तरफ इनके दुश्मन बहुत बड़ी संख्या में थे। इन्हें देखकर ही सब लोग पहले ही थोड़ा सा बेचैन थे। ऐसे में अगर इनके दुश्मनों की नजर इनके प्लान को एकजुट करने से पहले ही इन पर पड़ गई तो यह सब लोग भारी मुसीबत में पड़ सकते थे।
मैगी पहले ही लोकेशन ट्रैकर पर सारी लोकेशन देख चुकी थी और कुछ देर कैलकुलेट करने के बाद उसे समझ आ गया था कि इन 10,000 लोगों के सामने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के जीतने का चांस सिर्फ एक पर है। जैसे ही रेहान ने मैगी का एक्सप्लेनेशन सुना तो वो एक पल के लिए एकदम हैरान रह गया। रेहान को समझ आ गया था कि चाहे ये लोग जितनी प्लानिंग कर ले, पर अगर ऊपर वाले ने अपनी प्लानिंग कर ली है तो उनके आगे इनका किया हुआ पूरी तरह से वेस्ट है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैगी और बाकी सब लोगों ने कितना अच्छा प्लान बनाया था, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी चूक होती है तो सब लोग बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। हालांकि मैगी वैसी थी नहीं, उसने पहले से ही बहुत सारे प्लान्स बनाए हुए थे और बैकअप के तौर पर अपनी दूसरी स्ट्रेटजी को काम में लेने वाली थी। कुछ सोचकर मैगी ने रेहान ने कहा, बॉस, हम लोगों का टारगेट इन लोगों को पकड़ना है, तो क्यों ना हम इन लोगों के लिए अपने मैनर का दरवाजा खोल दे ताकि ये लोग आसानी से हम तक पहुंच सके। मैगी की बात सुनकर रेहान थोड़ा चिंता में पड़ गया और सोचते हुए बोला, अगर हमने ऐसा किया तो हमारी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी और हो सकता है कि यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। क्या हम लोग अपनी प्लानिंग को मैनर के बाहर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं? रेहान को परेशान देखकर मैगी ने तुरंत कहा, हाँ बॉस, हम ऐसा कर सकते हैं। मैंने पहले ही एक डिफेंस लाइन आइलैंड के बाहर की तरफ से बिछा दी है और फोर्टिफिकेशन और इक्विपमेंट जो मैनर के बाहर की तरफ सेट किए गए हैं वह बहुत इफेक्टिव है। ये लोग यहाँ से जिंदा वापस बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। मैगी की बात सुनकर रेहान ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, हम लोग तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। मैगी ने पहले ही प्लान कर लिया था कि वह सिद्धार्थ शुक्ला को उसके बाकी साथियों से अलग कर देगी और उसके बाद उसे घुटनों पर लाकर उसके बाकी साथियों को भी सरेंडर करने पर मजबूर कर देगी। एक बार जब विवान और बाकी सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड स्पोर्ट पर अपने एक्शंस में आ जाएंगे तो उसके बाद सिद्धार्थ या कोई और कुछ भी करने के लायक नहीं रहेगा और ना ही वह लोग यहां से बचकर भाग पाएंगे। बिल्कुल किसी कुत्ते को या फिर किसी कछुए को कैद करने के जैसे ही रेहान इस पूरे आइलैंड पर सिद्धार्थ को कैद कर लेगा और जैसे चाहेगा वैसे उससे उसकी इस गुस्ताखी का बदला लेगा। रेहान को मैगी और उसकी काबिलियत पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैगी की बात सुनकर रेहान की सारी चिंता दूर हो गई। कुछ सोचकर रेहान ने मैगी से फिर से पूछा, अगर इस बारे में बात की जाए तो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि ये 10,000 लोग एक साथ आए कहां से। क्या वह सिद्धार्थ शुक्ला इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा करने के काबिल है? इसे देखकर मुझे लग रहा है कि हमें अपने इस दुश्मन को कमजोर समझने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। रेहान की बात सुनकर मैगी ने उससे कहा, बॉस, मैंने पहले ही सर्विस कैमरा के थ्रू इन सारे में लोगों की फोटो क्लिक कर ली है। अगर आप कहे तो क्या मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सारी फोटोज रजत को भेज दूं? रजत सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट ही नहीं देखता था, बल्कि उसकी एक और आइडेंटिटी भी थी। वो रेहान के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का चीफ सुपरवाइजर भी था। रजत की सुपर हैकिंग स्किल और उसकी इंटरनेट बॉर्डर आर्मी नेटवर्क की वजह से रजत कहीं से भी किसी की भी इंफॉर्मेशन आसानी से निकाल सकता था। जैसा कि कहावत है कि कभी भी लड़ने से पहले अपने दुश्मन के बारे में अच्छे से पता कर लेना चाहिए, और रेहान भी कुछ ऐसा ही था। वह अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर समझने की गलती नहीं करता था, बल्कि सबसे पहले उसके बारे में सारी जरूरी जानकारी निकलवाता था और उसके बाद ही उसकी पावर और एबिलिटी देखकर उससे डील करता था। मैगी की बात सुनकर रेहान ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है, वह सारी फोटो रजत को अभी भेज दो और उसे पता लगाने दो कि आखिर ये लोग हैं कौन। उसे ऑर्डर दो कि जल्दी से जल्दी इन सबके बारे में पता लगाकर मुझे बताएं। वैसे तो हिमाल और इंडस्ट्रियल आइलैंड एक दूसरे से सटकर ही बने हुए थे और दोनों आइलैंड्स के बीच की दूरी एक छोटे से पुल के थ्रू कनेक्ट होती थी। हालांकि सिद्धार्थ को इंडस्ट आइलैंड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसका पूरा ध्यान इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रेहान के हिम आइलैंड पर था। सिद्धार्थ को इस वक्त इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि रेहान को पता चलेगा तो वह इंडस्ट्रियल आइलैंड से रेनफोर्समेंट यहाँ भेज देगा, जिससे उनके लिए खतरा हो सकता है। ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ इस वक्त रेहान और उसके पावर को अंडर एस्टिमेटर था। असल में यहाँ आइलैंड पर कदम रखने से पहले ही ड्रोन के थ्रू सिद्धार्थ ने आसपास की सब जगहों को अच्छे से देख लिया था। एक तरफ रेहान का एकदम शांत और खूबसूरत हिमालयन था, जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा नहीं था, तो वहीं दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल आइलैंड था, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। वैसे भी सिद्धार्थ की नजरों में इंडस्ट्रियल आइलैंड की उतनी कीमत नहीं थी जितनी इस हिम आइलैंड की थी, क्योंकि यह आइलैंड इंडस्ट्रियल आइलैंड से 100 गुना ज्यादा वर्थफुल था। वैसे तो अभी तक सिद्धार्थ को नहीं पता था कि इंडस्ट्रियल आइलैंड पर किस चीज का प्रोडक्शन चल रहा है, और ना ही उसके पास इतना टाइम था कि वह इस बात का पता करें। एक बार सिद्धार्थ इस पूरे आइलैंड को अपने कब्जे में ले ले और रेहान को कैद कर ले, उसके बाद रेहान के पास जो कुछ भी है वह सब कुछ अपने आप उसका हो जाएगा। अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सिद्धार्थ को पता चल गया था कि इंडस्ट्रियल आइलैंड पर इस वक्त वकर के अलावा और कोई भी नहीं है, और यह बात जानकर वह पूरी तरह से निश्चिंत हो गया था और उसे अब किसी भी खतरे की कोई परवाह नहीं थी।
हाँ, इस वक्त कुछ सिक्योरिटी गार्ड इंडस्ट्रियल आइलैंड पर सिक्योरिटी दे रहे थे, पर उस वक्त सिद्धार्थ को अपने आदमियों को वहां भेजने का आइडिया बिल्कुल नहीं आया था, इसीलिए उसके दिमाग में इंडस्ट्रियल आइलैंड को लेकर इस वक्त कोई खास चिंता नहीं हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त इंडस्ट्रियल आइलैंड पर अपने रिसर्च सेंटर में बैठा हुआ रजत, जिसे पहले से पता था कि इस वक्त रेहान के आइलैंड पर बहुत सारे लोग घुस आए हैं और वहां पर प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही उसे मैगी से वह फोटोज मिली तो उसने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। खुशकिस्मती से सिद्धार्थ शुक्ला की असली पहचान पता करना कोई बड़ी बात नहीं थी और ना ही उसके साथ आए हुए बाकी लोगों के बारे में पता करना मुश्किल था। इसीलिए रजत ने अपना ज्यादा टाइम और एफर्ट नहीं लगाए और जल्दी ही उसे डिटेल इन्फॉर्मेशन इन लोगों के बारे में पता चल गई। जल्दी ही रजत ने सारी इन्फॉर्मेशन मैगी को सेंड कर दी थी और रजत से इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैगी ने रेहान को बताया, यह आदमी जो इन सब लोगों का लीडर बना हुआ है, इसका नाम सिद्धार्थ शुक्ला है और इसी की वजह से यह बाकी सब लोग इस आइलैंड पर आए हैं। यह आदमी म्यांमार में शुक्ला परिवार का वारिस है। जैसे ही रेहान ने मैगी की बात सुनी तो उसने बिना कोई स्पेशल रिएक्शन दिए कहा, म्यांमार से शुक्ला परिवार का बेटा, यह लोग तो बहुत ज्यादा बदतमीज हैं और बहुत ज्यादा घमंडी भी है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई खुलेआम किसी और की जगह पर इस तरह कब्जा करने की कोशिश करने की। रेहान की बात सुनकर मैंने उसे डिटेल में बताते हुए कहा, बॉस, म्यांमार में शुक्ला परिवार का मैं बिजनेस जेड स्टोन का है। ये लोग बहुत बड़ी जेड इंडस्ट्री चलाते हैं। म्यांमार में दर्जनों जेड स्टोन माइन इन लोगों के नाम है। सालों से इनकी पीढ़ियां यही काम करते आ रही हैं। इसी वजह से पूरे देश में इन लोगों का बहुत ज्यादा दबदबा है और इन लोगों की अपनी अजीब सी आर्म फोर्स भी है और इस वजह से शुक्ला परिवार पूरे देश में बहुत ज्यादा ताकतवर है और लगभग इस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर एक इंसान इन्हीं पर डिपेंडेंट है। जैसे ही रेहान ने मैगी की पूरी बात सुनी तो अचानक से ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया, ये सब लोग जेड इंडस्ट्री चलाते हैं और शायद इसी वजह से ये सब लोग आइलैंड की तरफ आने वाले उस छोटी सड़क को ध्यान से देख रहे थे। रेहान ने उस सड़क पर जेड स्टोन का पानी चढ़ाया हुआ था और हल्की पॉलिश किए हुए ग्रीन माउंटेन जेड वहां लगाए हुए थे। जरूर इन लोगों ने इस बात को नोटिस कर लिया होगा और इसीलिए यह सब लोग वहीं सड़क पर बातें करने लग गए। वैसे तो शुरू में सिद्धार्थ शुक्ला सिर्फ रेहान से बदला लेना चाहता था, पर जब उसे यहां आने के बाद पता चला कि इस आइलैंड पर जेड माउंटेन स्टोन की बड़ी सी खदान है तो अब उसका मन फैल गया था और वह सच में अब इस पूरी टेरिटरी को हथियाना चाहता था। पहले या बाद में इस जेब स्टोन माइन को लेकर झगड़ा तो होना ही था, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला इस शहर में आया ही जेब स्टोन माइन के बारे में पता करने था और इस खदान को अपना बनाने आया था। हालांकि जैसे ही सिद्धार्थ को इस खदान के बारे में पता चला तो वह इसके साथ साथ रेहान की बाकी टेरिटरी को भी हथियाना चाहता था और यहीं आकर उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी। हालांकि सिद्धार्थ इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को सिर्फ इसलिए नहीं पाना चाहता था कि इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी, बल्कि वह इसे पाकर अपने पापा को यह साबित करना चाहता था कि वह शुक्ला परिवार का सबसे काबिल वारिस है और वह उनके बिजनेस को अच्छे से संभाल सकता है कि आज तक उसके पापा ने कभी भी उससे उतने अच्छे से बात नहीं की थी जितना सिद्धार्थ चाहता था। और अगर कोई बिजनेस माइंडेड इंसान हो तो उसे अच्छे से पता होता है कि ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को पैसों के बदले नहीं खरीदा जा सकता था, क्योंकि यह दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेयर था और इसे खरीदने के लिए सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए थे, बल्कि अच्छी किस्मत चाहिए थी जो बहुत मुश्किल से बहुत कम लोगों को मिलती थी और जिसकी भी किस्मत अच्छी होती थी और उसे एक ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की खदान मिल गई तो उसके पास पैसों की कभी कोई कमी नहीं होने वाली थी और वह अपनी लाइफ में जो चाहे वह खरीद सकता था। सिद्धार्थ की किस्मत अच्छी थी कि जिस चीज को पाने के लिए वह इस शहर में आया था वह सिर्फ एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से उसे मिल गई थी और वही उसकी किस्मत रेहान के हिसाब से बहुत बुरी थी, क्योंकि उसने रेहान मित्तल की संपत्ति पर अपनी नजर डालने की कोशिश की थी, जिसका बदला रेहान हर हाल में उससे लेने वाला था। वहीं दूसरी तरफ मैगी ने रेहान से कहा, बॉस, हमें पता चला है कि इस वक्त जो 10,000 लोग आए हुए हैं उनमें से 2/3 लोग सिर्फ शुक्ला परिवार के लोग हैं और बाकी के बचे हुए 1/3 बाकी छोटे परिवारों के बॉडीगार्ड है। मैगी की बात सुनकर रेहान ने इनका मजाक बनाते हुए कहा, वैसे मुझे कोई खास हैरानी नहीं हो रही है। आफ्टर ऑल यहाँ पर इतने अमीर लोग आए हुए हैं और ये सब लोग जरूर शुक्ला परिवार के ही सबऑर्डिनेट फैमिली के लोग हैं और ये सब लोग यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला के साथ साथ जेड स्टोन में अपना अपना हिस्सा बांटने आए हैं। इतना कहकर रेहान जोर जोर से हंसने लगा। रेहान मित्तल अच्छे से जानता था कि यह सो कॉल्ड शुक्ला परिवार कभी भी उसे नहीं डरा पाएंगे। रेहान की नजरों में यह सारे छोटे छोटे अमीर परिवार चिकन के छोटे छोटे पीसे से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। रेहान हंसते हुए अपने मन में यही सोच रहा था कि ये अंडे के छिलके उसका क्या ही बिगाड़ लेंगे। ये सब लोग सिर्फ कचरा है जिसे उठाकर कचरे के डब्बे में फेंकना रेहान के लिए अब जरूरी हो गया है। वहीं दूसरी तरफ रही बात सिद्धार्थ शुक्ला की, तो वह थोड़ा सा घमंडी था, क्योंकि वह जब से बड़ा हुआ था तब से उसने अपने परिवार और बड़े लोगों को इसी तरह एक्ट करते हुए देखा था और इस शुक्ला परिवार से डील करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि म्यांमार में चारों तरफ शुक्ला परिवार का बहुत नाम था। रेहान अच्छे से जानता था कि म्यांमार जैसे देशों में छोटे और बड़े ग्रुप हर वक्त लड़ते रहते थे
और इन लोगों के बीच अपना अपना अस्तित्व बनाने के लिए लड़ाई हमेशा चलती रहती थी। रेहान को बाकी लोगों की चिंता नहीं थी, बस उसे थोड़ी सी चिंता इस सिद्धार्थ शुक्ला की हो रही थी, जिसका इलाज भी रेहान जल्दी ही ढूंढने वाला था। अब देखना यह है कि इनका यह सो कॉल्ड लुका छुपी का ड्रामा कितना लंबा चलने वाला था। तो व्यूअर्स, आपको को क्या लगता? रेहान को पता था कि म्यांमार कंट्री में हर वक्त लोग एक दूसरे से लड़ने को तैयार रहते हैं और वहां पर छोटे ग्रुप और बड़े ग्रुप के लोगों के बीच हर वक्त लड़ाई होती रहती है। हर वक्त वहां गन पाउडर की स्मेल आती रहती है और ऐसे में शुक्ला परिवार ने वहां पर अपनी इमेज और अपनी पावर को बनाने में बहुत मेहनत की होगी और साथ ही साथ अपने एंड में जितने भी खदान हैं उन सबको प्रोटेक्ट करने में उन लोगों ने बहुत ज्यादा होशियारी भी दिखाई होगी। चाहे ये लोग कितने भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो, पर रेहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने इनकी ताकत किसी काम की नहीं थी, क्योंकि टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स कभी भी शेर की तरह अपने दुश्मन को 2 पल में कुचल कर रख देते थे। वहीं दूसरी तरफ म्यांमार में शुक्ला परिवार के बॉडीगार्ड्स चारों तरफ फैले हुए थे और वहां रहने वाले लोकल और मिडिल क्लास लोगों के लिए शुक्ला परिवार किसी डर के साए से कम नहीं था। अक्सर जब रात में बच्चे रोते थे तो माँ यह कहकर सुलाती थी कि सो जा बेटा, वरना शुक्ला के गुंडे आ जाएंगे। अपनी माँ की बात सुनकर बच्चे अक्सर रोना बंद कर देते थे। शुक्ला परिवार को लगता था कि दुनिया उससे डरती है और यह सोचकर शुक्ला परिवार ने हमेशा अपना दबदबा बनाए रखा और लोगों को छोटा समझकर उन पर राज करते रहे। अगर देखा जाए तो अपने से कम और छोटे लोगों की बेइज्जती करना और उन्हें डरा कर रखना शुक्ला परिवार का ट्रेडिशन बन चुका था। हालांकि एक बात जो अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला को नहीं पता थी वो यह थी कि इस बार उसने खुद अपना पैर कुल्हाड़ी पर मारा है और इस बार से उसका पैर ही नहीं कटेगा, बल्कि वह खुद भी किसी लायक नहीं रहेगा। रेहान मित्तल परिवार का बेटा था और उसके साथ खेल खेलना हर किसी के बस की बात नहीं थी और सिद्धार्थ शुक्ला ने तो न सिर्फ उसकी अपनी जमीन पर जबरदस्ती घुसने की कोशिश की थी, बल्कि रेहान को मारने के बारे में भी सोच रहा था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी गुस्ताखी थी जिसके लिए रेहान उसे कभी माफ नहीं करने वाला था। आम लोग रेहान की नजरों में सिर्फ एक चींटी की तरह थे और अगर बात शुक्ला परिवार की जाए तो शुक्ला परिवार शायद उन लाखों चींटियों का बॉस था, पर था तो एक छोटी सी चींटी ही जो अपने छोटे से साम्राज्य को पूरी दुनिया समझ रहा था। रेहान की नजरों में उसका और उसके साम्राज्य का अस्तित्व कुछ भी नहीं था। रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि यह चींटी कितनी ताकतवर थी, क्योंकि आखिर में वह सिर्फ एक चींटी थी जिसे रेहान जल्दी ही अपने पैरों से कुचलने वाला था। ऐसा नहीं था कि रेहान सिर्फ अपने परिवार के नाम पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो रहा था। अगर रेहान को अपने परिवार की मदद ना मिले तो उसकी अपनी आर्मी इतनी काबिल थी कि वह जो चाहे सो कर सकता था। रेहान ने अब अपना सारा ध्यान सेंट्रल स्क्रीन पर लगा दिया, जो इस वक्त उसके अपने आइलैंड की तस्वीर दिखा रहा था। इस वक्त रेहान का यह आलीशान महल चारों तरफ से ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन से सजा हुआ था, जिसकी क्वालिटी जमीन पर लगे ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन के पानी से कई गुना ज्यादा अच्छी थी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ ने अपने किसी आदमी से कहा, कोई जाकर सामने खड़े हमारे आदमी से पूछो कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सिद्धार्थ ने इतना कहा ही था कि तभी एक बॉडीगार्ड उसे रिपोर्ट करने के लिए आया। हमारे आदमी ने बताया है कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और हम लोग आराम से आगे बढ़ सकते हैं। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर तुरंत मुस्कान हो गई और उसने हंसते हुए कहा, लगता है यह मिशन मेरे लिए काफी आसान होने वाला है और काफी इंटरेस्टिंग भी। हम लोगों को अब और ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो सावधानी से आगे बढ़ते हैं और तुरंत जल्द से जल्द रेहान के उस महल के पास पहुंचते ही अटैक कर देना। सिद्धार्थ का ऑर्डर सुनकर उसके एक साथी ने सवालिया लहजे में पूछा, बॉस क्या आपको नहीं लगता कि यह थोड़ा ज्यादा जल्दी हो जाएगा? अपने साथी की बात सुनकर सिद्धार्थ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, नहीं, उस रेहान मित्तल के सारे गार्ड्स इस वक्त बहुत ज्यादा रिलैक्स हैं और वे सब लोग जरूर इस वक्त मैनर में ही होंगे। इस वक्त हमारे पास सबसे अच्छा टाइम है और हमें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ का क्लियर कट जवाब सुनकर उसके साथी ने कहा, ठीक है बॉस, हम लोग तुरंत उस मैनर पर अटैक कर देंगे और सेफ्टी के लिए मुझे लगता है कि हमें अपने कुछ आदमियों को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, ताकि अगर हमें बैकअप की जरूरत पड़े तो यह लोग तुरंत हमारी मदद के लिए आ जाए। अपने सबऑर्डिनेट की बात सुनकर सिद्धार्थ ने तुरंत उसे मना करते हुए कहा, तुम लोगों को किस बात का डर लग रहा है? इस वक्त हमारे साथ 10,000 से भी ज्यादा सबऑर्डिनेट्स हैं। अब यह मत कहना कि तुम सब लोग मिलकर इस छोटे से आइलैंड पर कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सिद्धार्थ की बातों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, इसीलिए उसके बगल में खड़े उसके साथी ने तुरंत कहा, नहीं, हम सब लोग अभी इसी वक्त वहां अटैक करेंगे। इस वक्त वहां खड़े हुए उन 10,000 सबऑर्डिनेट के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था और ना चाहते हुए भी उन सबको सिद्धार्थ का ऑर्डर फॉलो करना पड़ा। उन लोगों ने तुरंत दूसरी टुकड़ी में कॉल किया और रेहान के मैने की आने का ऑर्डर दिया। जैसे ही यह सब लोग रेहान के घर की तरफ बढ़ने लगे तो कंट्रोल रूम में बैठी हुई मैगी ने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त यह नजारा देख लिया था और इन सब लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर मैगी ने तुरंत अपनी कमर कस ली और उसने तुरंत कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू विवान को कॉल करके कहा, सब लोगों को कहो कि तैयार रहें, हम लोगों को दुश्मनों की शिप पर अटैक करना है और जैसे ही यह देखकर वह सब लोग पोर्ट के पास पहुंचेंगे तो हमें उन्हें चारों तरफ से घेर लेना है।
विवान काफी देर से समुद्र के पास खड़े होकर मैगी के ऑर्डर देने का इंतजार कर रहा था और इतनी देर इंतजार करने की वजह से उसे इस वक्त काफी गुस्सा भी आ रहा था। और जैसे ही उसने मैगी का ऑडियो सुना तो तुरंत एक्साइटेड होकर बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो मैगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कोई भी यहाँ से बिना हमारी मर्जी के जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। अपनी बात कहकर इन दोनों ने फोन रख दिया और तभी मैगी ने रेहान से कहा, बॉस मुझे लगता है कि इस बार सिद्धार्थ शुक्ला अपने साथ जो लोग लेकर आया है वह थोड़े खतरनाक है और अगर हम उन्हें मैनर के पास जाने देंगे तो ऐसे में छोटी सी चूक होने पर हम सब लोग बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। आप यहाँ आए हुए सभी गेस्ट को माउंटेन के पीछे की तरफ क्यों नहीं ले जाते? ये सब लोग वहां पर सुरक्षित रहेंगे। अभी अभी मैगी ने रेहान को जो सुझाव दिया था उसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था और ना ही रेहान ने इस सुझाव पर ध्यान दिया था। मैगी की बात सुनकर रेहान ने थोड़ा नाराज होते हुए उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें इतना डरपोक लगता हूं? और सबसे बड़ी बात यह, मेरा घर है, ये पूरा आइलैंड मेरा है और ऐसे में अपनी जगह को दुश्मनों के डर से छोड़कर जाना अपने आप में बहुत बड़ी कायरता है। मैगी ने जब देखा कि रेहान ने उसकी बात का गम होता तो इस वक्त मैं तुम्हारे सामने नहीं बल्कि तुम मेरे सामने घुटने टेक कर बैठे होते। और जैसे ही रेहान ने सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसकी हंसी छूट गई और उसने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, अगर तुम साउथ क्लाउड की बात कर रहे हो तो तुम यह सब एक बार वहां भी ट्राई करके देख लेना, पर मुझे एक बात बताओ, क्या तुम साउथ क्लाउड से हिरू मेरी मोटकेट का रास्ता ब्लॉक करने के लिए आए थे? क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे रेहान मित्तल के अगेंस्ट जा सको? रेहान की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है और यह सब भी मैंने यहाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी है या फिर कुछ और, बल्कि इसलिए किया था क्योंकि यह सब मैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग करता हूँ और वैसे भी एक मॉडकेट को रोकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिद्धार्थ की बात सुनकर रेहान ने एक हल्की सी स्माइल देते हुए सिद्धार्थ से कहा, आफ्टर कैजुअल एक्शन और यह सब करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सिद्धार्थ और रेहान की बात सुनकर बहुत से सेकंड रिच जनरेशन के गड्स जो सिद्धार्थ को फॉलो करते हुए हिजू तक आए थे वो इस वक्त ग्राउंड पर घुटने टेक कर बैठे हुए थे और रिलैक्स कर रहे थे और यह लोग अपने मन में ही सोच रहे थे कि भले ही ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो, वो पब मेक हो, पर क्या रेहान और बाकी के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें यहां से जाने देंगे? और किसे पता था कि रेहान अब जो आगे बोलने वाला था उसे सुनकर इन लोगों की जान ही निकल जाएगी। तभी रेहान ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को थोड़ी तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, तुम सब लोग यहाँ आओ और सिद्धार्थ और उसके लोगों को और साथ ही उनकी कास्ट को भी समुद्र में फेंक दो ताकि ये लोग उन समुद्री शार्क का खाना बन सके। रेहान की बात सुनकर उन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने एक साथ चिल्लाते हुए रेहान से कहा, यस बॉस, इस वक्त यहाँ 1000 से भी ज्यादा टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। और जैसे ही इतने लोगों ने एक साथ यूनिसन में रेहान की बात का रिप्लाई दिया तो स्ट्रीट में जो शॉप्स खुली हुई थी वह सभी डर के मारे बंद हो गई। यहां तक कि जैसे ही सिद्धार्थ और उसके लोगों ने रेहान की यह बात सुनी तो वह खुद भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और हैरानी से एक दूसरे से बोलने लगे, अंडरस्कोर व्हाट, क्या ये लोग हमें सच में समुद्र में फंसा देंगे और वहां हमें मरने के लिए छोड़ देंगे? बॉस कुछ तो कहिए। तभी रेहान ने इन लोगों की बातें सुनने के बाद हंसते हुए कहा, जो डिसीजन मैंने अभी लिया है उसे अब कोई नहीं बदल सकता। अब क्योंकि मैं ये सब रैंडम कर रहा हूं तो ऑफ कोर्स मैं वही काम करूंगा जिसे करने के बाद मुझे पूरी संतुष्टि मिले। एनीवेज, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले यही सब सिद्धार्थ ने भी रेहान से कहा था कि रास्ते को ब्लॉक करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और अब यही बात रेहान भी सिद्धार्थ और उसके लोगों से कह रहा था, पर इन सब का रिजल्ट काफी डिफरेंट था। अब जितने भी सेकंड रिच जनरेशन के लोग थे वह सभी रेहान के अंड में थे। इस वक्त ये लोग बिल्कुल किसी चॉपिंग बोर्ड की तरह थे और सब कुछ रेहान की अरेंजमेंट्स पर डिपेंड करता था। पर अब क्योंकि सिद्धार्थ ने रेहान के सामने अपनी हार मानने से मना कर दिया था इसलिए उसका शायद इन सब पर और भी ज्यादा इफेक्ट होने वाला था। तभी सिद्धार्थ के लोगों में से एक ने अपना पूरा जोर लगाते हुए और चिल्लाते हुए सिद्धार्थ से कहा, बॉस, हम सब लोगों को मरना नहीं है, इसलिए प्लीज आप जल्दी से रेहान बॉस से माफी मांग लीजिए। और जैसे ही सिद्धार्थ ने यह बात सुनी वह दंग रह गया। उसको इस बात का भरोसा था कि चाहे रेहान कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो पर फिर भी वह शुक्ला फैमिली की रेपुटेशन और इन्फ्लुएंस को इग्नोर नहीं कर सकता। मन ही मन सिद्धार्थ भी अब तक यह बात एक्सेप्ट कर चुका था कि रेहान उससे बहुत बड़ा और पावरफुल आदमी है, पर फिर भी वो ये बात सबके सामने एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि वह अपनी फैमिली इमेज खराब नहीं करना चाहता था। हालांकि रेहान ने सिद्धार्थ और उसके लोगों को पूरी तरह से हरा दिया था और यहाँ तक कि रेहान भी अब इन लोगों को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहता था। सिद्धार्थ और उसके लोगों ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि रेहान उनके साथ कभी ऐसा कुछ भी करेगा। और अगर इस वक्त सिद्धार्थ ने अपने लोगों की बात मानकर रेहान के सामने अपनी डिफीट एक्सेप्ट नहीं की तो रेहान उन्हें सच में समुद्र में फंसा देगा जहां वह समुद्री जीव इन्हें अपना खाना बनाकर खा जाएंगे। इस वक्त सिद्धार्थ रेहान के चेहरे की तरफ ही देख रहा था
पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखने के बाद सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे रेहान इस वक्त सीरियस है और उसने यह सब सिर्फ इन लोगों को डराने के लिए नहीं कहा था। इस वक्त तक सिद्धार्थ के सभी लोगों की अकल ठिकाने आ गई थी और वह अब बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं थे और साथ ही बहुत ही नर्म भी पड़ चुके थे। और इसीलिए इस वक्त सिद्धार्थ के सभी आदमी सिद्धार्थ को रेहान से माफी मांग लेने के लिए कह रहे थे। सिद्धार्थ को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करें। शुक्ला फैमिली का वारिस होने की वजह से वह अपनी फैमिली की रेपुटेशन को इस तरह से खराब नहीं होने देना चाहता था और अगर उसने रेहान से माफी नहीं मांगी तो रेहान उसे और उसके लोगों को नहीं छोड़ेगा। यही सब सोच सोचकर सिद्धार्थ का सिर फटे जा रहा था। आखिर वह रेहान से माफी मांगकर खुद को उसके सामने नीचा कैसे साबित होने दे सकता था। यह उसके लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। तभी सिद्धार्थ ने रेहान से कहा, तुम चाहते हो ना कि मैं तुमसे माफी मांगूं, तो यह सिर्फ तुम्हारे सपने में ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में तो मैं ऐसा कभी नहीं करने वाला। सिद्धार्थ की बात सुनकर रेहान ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए सिद्धार्थ से कहा, एज यू ने कब कहा कि तुम मुझसे माफी मांगो, पर क्या तुम सिर्फ इस बात के लिए भी माफी नहीं मांग सकते जो आज तुमने यहां किया था। और इतना कहकर रेहान ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ इशारा कर दिया और तभी सामने खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स जो कब से रेहान के ऑर्डर का वेट कर रहे थे, उन्हें जैसे ही रेहान ने इशारा किया तो ये लोग दांत दिखाकर हंसने लगे और फिर उन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को घसीटते हुए पानी की तरफ ले जाने का मनी सम्मित लगे बीच। यहां से ज्यादा दूरी पर नहीं था बल्कि गली के दूसरी तरफ ही था। इसमें बहुत सारे समुद्री जीव थे, इसलिए वहां जाने से सब लोग डरते थे। इसके अलावा यह एक पथरीला एरिया था जहां पर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती थीं और अगर एक बारिश में किसी को फेंक दिया जाता तो उसका मरना था। और बहुत कम ही ऐसे भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस समुद्र में गिरने के बाद लहरों की वजह से चट्टान के पास पहुंच जाते हैं और बच जाते हैं, पर उस सिचुएशन में भी उनको बहुत सारी चोट लगनी थी। और अगर कोई अनलकी होता तो वह इंसान समुद्र में डायरेक्टली उन पथरीली चट्टानों पर भी गिर सकता था, जिस पर गिरने के बाद उसके हाथ पैर टूट सकते थे और उसे काफी ज्यादा चोट लग सकती थी। और अगर कोई डायरेक्टली समुद्र में ही गिर गया तो हो सकता था कि लहरों की वजह से वह समुद्र में और भी गहराई में चला जाए और उन समुद्री जीवों का खाना बन जाए और फिर धरती पर से हमेशा के लिए गायब हो जाए। हालांकि सेकंड रिच जनरेशन के यह लोग बहुत एरोगेंट थे पर स्टूपिड बिल्कुल भी नहीं थे और इसलिए अपने सामने का सीन देखने के बाद इन लोगों को इतना तो अच्छे से समझ आ गया था कि अगर इन लोगों को सामने खड़े टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने पानी में फेंक दिया तो इनका मरना तय है। और भले ही लोग देखने में कितने भी हट्टे कट्टे क्यों ना लगते हो, पर रियलिटी यही थी कि उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत वीक थी, इसलिए पानी में गिरते ही उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता था। यही सब सोचकर सेकंड रिच जनरेशन के यह लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इस वक्त ये लोग इतना ना ज्यादा डर गए थे कि डर के मारे इनकी पंथ फिर से गीली हो गई थी और यह लोग रोते हुए रेहान से उन्हें छोड़ देने की भीख मांग रहे थे। तभी रेहान ने अपने टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को इशारा करके वहीं रुक जाने को कहा और फिर इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों से कहा, बाद में मत बोलना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया, इसलिए चुपचाप बताओ कि आखिर तुम लोग हिजू आए क्यों थे, तुम्हारा यहाँ आने का मैं रीजन क्या था, और जिसने भी मुझे इस बारे में बता दिया मैं उसे यहाँ से जाने दूंगा। इस वक्त रेहान को जिस बात की सबसे ज्यादा फिक्र थी वो यह थी कि आखिर सेकंड रिच जनरेशन के लोगों ने यहाँ पर अपनी मोटा कोर्ट्स क्यों रोकी और रोकने के बाद भी इन लोगों ने यहाँ यह सब तमाशा क्यों किया। और इसके अलावा सिद्धार्थ के साथ कोई 10 या 5 लोग नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा लोग आए थे। तो रेहान को यही लग रहा था कि जरूर इन लोगों का यहाँ आने का कोई और ही रीजन है और वो तो अच्छा है कि मोना ने इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को संभाल लिया, वरना यह भी हो सकता था कि ये लोग रेहान पर अटैक करना चाहते हो या रेहान के लिए कोई ट्रैप सेटअप कर रहे हो। इसलिए यह बात तो थी कि रेहान इन लोगों को पानी में फेंकने वाला था। हालांकि यह इतना ज्यादा भी स्कैरी नहीं था जितना कि दिख रहा था। देखने में समुद्र का रीफ एरिया बहुत ज्यादा स्कैरी लग रहा था, पर सच ये था कि इस जगह पर इन लोगों की लाइफ को ज्यादा खतरा नहीं था। ऑफ कोर्स अगर यह लोग समुद्र में किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां से बचकर यह लोग वापस नहीं आ पाए तो उस सिचुएशन में रेहान सिर्फ अपनी हेल्पलेसनेस दिखा सकता था, पर इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त रेहान कैसे भी करके इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को डराना चाहता था ताकि ये लोग अपना मुंह खोल दे और यह बता दे कि इन लोगों का यहाँ आने का मैं पर्पस क्या था। इतना कम समय रह जाने के बाद भी सिद्धार्थ को बाकी किसी चीज की परवाह नहीं थी और अभी भी अपने एटीट्यूड की वजह से अपनी बात पर अड़ा हुआ था और अपने इसी एटीट्यूड की वजह से सिद्धार्थ की जान भी जा सकती थी और उसके बाद वह कभी भी इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। सिद्धार्थ एक अच्छे और रिच फैमिली बैकग्राउंड से आता था और उसके पास बहुत सारा पैसा था और सिद्धार्थ ने अब तक अपनी लग्जरी लाइफ को उतने अच्छे से एंजॉय नहीं किया था, या किया भी होगा तो वह उसके लिए इनफ नहीं था। एंड इतनी यंग एज में इस तरह से मरना नहीं चाहता था। सिद्धार्थ एक अच्छे और रिच फैमिली बैकग्राउंड से आता था, उसके पास बहुत सारा पैसा था और सिद्धार्थ ने अब तक अपनी लग्जरी लाइफ को उतनी अच्छे से एंजॉय नहीं किया था, या किया भी होगा तो वह उसके लिए इनफ नहीं था।
एंड इन से पर इसलिए वह इतनी यंग एज में इस तरह से मरना नहीं चाहता था और इसलिए यही सब सोचते हुए उसने तुरंत चिल्लाते हुए रेहान से कहा, ओके मुझे कुछ मत करना, तुम जानना चाहते हो ना कि हमारे हिजू आने का मैं रीजन क्या है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा, बस हमें छोड़ दो। जैसे ही रेहान ने सिद्धार्थ की बात सुनी तो उसने स्माइल करते हुए उससे कहा, यह काम मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, इस वजह से कम तुम मुझे इस बारे में पहले ही बता देते, पर मैं अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बता दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। तभी सिद्धार्थ ने हेसिटेशन करते हुए रेहान से कहा, पर इसके बाद तुम सच में हम लोगों को यहां से जाने दोगे ना सिद्धार्थ? रेहान से बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं था और उसे नहीं पता था कि रेहान किस तरह का इंसान था अगर वह अब ये बात कहकर बाद में अपनी बात से मुकर गया तो, और इन लोगों को यहां से जाने नहीं दिया तो यही सब सोचकर सिद्धार्थ को रेहान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। सिद्धार्थ की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा रेहान। मित्तल कभी भी अपनी बात से पीछे नहीं हटा, पर हाँ ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी बातों में कितनी सच्चाई है। रेहान की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ थोड़ा रिलैक्स हो गया और उसने रेहान से कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूं। सिद्धार्थ ने अभी तक किसी को भी ग्रीन माउंटेन जेड-1 के बारे में नहीं बताया था और यह बात शुक्ला फैमिली के अलावा और कोई नहीं जानता था और बाहर के लोगों से यह बात पूरी तरह से सीक्रेट रखी हुई थी। यहां तक कि सिद्धार्थ शुक्ला के ग्रुप मेंबर्स को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और साउथ क्लाउड से हिजू आने का मैं पर्पस उस ग्रीन माउंटेन जेड-1 के बारे में पता लगाना ही था। ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन एक टॉप क्लास स्टोन है जिसकी कीमत कई लाखों में होती है और इसलिए साइवोवी ये माइंड वेल्थ का सिंबल है और इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली इस बारे में किसी भी आउटसाइडर को नहीं बताना चाहती थी। पर जैसे ही सिद्धार्थ ने रेहान को हिजू आने का अपना पर्पस बताया तो यह सुनकर रेहान स्पीचलेस हो गया। इतने टाइम की मशक्कत के बाद रेहान को इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों के बारे में यह बात पता चली कि यह लोग उसके आइलैंड और ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन माइन के लिए यहाँ आए थे और यह जानकर रेहान पूरी तरह से पजल्ड हो गया। क्या सच में यह ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन माइन इतनी ज्यादा वर्ती थी जिसके लिए सिद्धार्थ और उसके लोगों को हिजू तक आना पड़ा? हालांकि जेड स्टोन बहुत वैल्यूएबल होता है पर रेहान की नजरों में यह बस एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है जिसको सिर्फ रिवर्ड देने के यूज में लिया जा सकता है और ये जेड स्टोन ऐसे किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से काफी दूर थे जिसका कंपैरिजन टेक्नोलॉजी से किया जा सकता था और सिर्फ वही प्रोडक्ट जो ह्यूमन सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजी से कंबाइंड थे वह एक अच्छी वैल्यू रिप्रेजेंट करते थे और आज के इस मॉडर्न ईरा में रेहान के लिए टेक्नोलॉजी ज्यादा वर्थफुल थी। रेहान जेड स्टोन के सर्कल में नहीं था इसलिए उसको इस बारे में भी कोई नॉलेज नहीं थी कि आखिर सिद्धार्थ और उसकी फैमिली के मन में क्या चल रहा था और आखिर वह एग्जैक्टली करना क्या चाहती थी सिद्धार्थ। शुक्ला की फैमिली सिर्फ ग्रीन माउंटेन जेड-1 को लेकर के ही टेंशन में नहीं थी बल्कि इसके पीछे एक और भी रीजन था क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिद्धार्थ शुक्ला के पास इससे पहले जो ग्रीन माउंटेन जेड-1 थी उससे इनको कितना प्रॉफिट हो रहा था, पर फैक्ट तो यही था कि उसकी कैपेसिटी भी लिमिटेड थी और अब इसका कंपैरिजन शुक्ला फैमिली के ओल्ड फाउंडेशन से नहीं किया जा सकता था। इसलिए शुक्ला फैमिली सबसे ज्यादा जिस बात के लिए वरीद थी वो यह थी कि अगर यह न्यू असिस्टेड ग्रीन जेड माउंटेन वन दुनिया के सामने आ गई या किसी और को इस बारे में पता चल गया तो वह सब इसी वैन को पाने की कोशिश करेंगे और फिर मार्केट में बहुत सारी जेड माइन भी लॉन्च हो जाएगी और साथ ही इस वजह से इस ग्रीन जेड इंडस्ट्री में सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली का अधिकार कम हो जाएगा और ऐसा होने पर इस जेड स्टोन के बहुत सारे व्यापारी मार्केट में आ जाएंगे और वह इस जेड स्टोन को बेचने के लिए अपनी रेट्स गिरा देंगे जिससे सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा और उनके बिजनेस पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। और इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली जेड इंडस्ट्री में वन ऑफ द टॉप फैमिलीज में से आती थी और इसलिए सिद्धार्थ शुक्ला कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं करने देना चाहता था कि उनकी कमरेट की वजह से शुक्ला फैमिली के स्टेटस पर कोई भी असर पड़े और सिद्धार्थ शुक्ला ऐसा सोचता था कि इस ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की बेस्ट क्वालिटी की जेड माइन पाने का राइट सिर्फ उसका था और किसी का नहीं और सिर्फ शुक्ला फैमिली ही इस टॉप जेड माइन को पाने की क्वालिफिकेशन रखती थी और इस जेड इंडस्ट्री में भी सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला का ही राज था और वह अपनी जगह किसी और को लेते नहीं देख सकता था। सिद्धार्थ शुक्ला कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था पर अगर कोई उसके सामने आकर उसके स्टेटस को चैलेंज करने की कोशिश करेगा तो सिद्धार्थ शुक्ला उसे छोड़ेगा नहीं। ऐसा कुछ होने पर सिद्धार्थ उस इंसान को सप्रे करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि रेहान के पास भी बेस्ट ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की माइन थी जहां पूरे वर्ल्ड का बेस्ट जेड स्टोन था। हालांकि यह माइन उसी जगह पर लोकेटेड थी जहां रेहान खुद रहता था पर रेहान इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि अगर एक बार उस आइलैंड पर बनी माइन से ग्रीन जेड स्टोन की माइनिंग स्टार्ट कर दी तो पूरे आइलैंड का इकोसिस्टम ही डैमेज हो जाएगा जिसे फिर कभी भी सही नहीं किया जा सकेगा। इसलिए रेहान ने वहां पर अपना मैना बना लिया था ताकि वहां पर जो ग्रीन जेड स्टोन माइन बनी हुई थी वह परमानेंटली सील हो जाए और उस तक कोई पहुंच ना पाए। और वैसे भी रेहान का खुद का तो कभी ऐसा कोई इंटेंशन था ही नहीं कि वह उस माइन से जेड स्टोन निकालकर मार्केट में बेच दे ताकि वह और भी ज्यादा अमीर हो जाए क्योंकि रेहान तो ऑलरेडी बहुत रिच था और उसे इतने से रुपये के बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी।
हालांकि कुछ टाइम पहले रेहान को अपने आइलैंड पर इन्वेस्ट करने के लिए कुछ रुपीस की जरूरत थी और उसके पास उतना ज्यादा फंड अवेलेबल नहीं था, पर उस सिचुएशन में भी रेहान ने कभी भी इस जेड स्टोन माइन को यूज करके अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के बारे में नहीं सोचा था। पर रेहान ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस जेड माइन को सील करने के बाद भी सिद्धार्थ शुक्ला और उसकी फैमिली उसका पता लगाते हुए यहां तक पहुंच जाएंगे। रेहान ने पब्लिकली इस बात के बारे में अनाउंस नहीं किया था कि उसके पास एक ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन की माइन है, और ना ही इस बारे में किसी भी जेड स्टोन इंडस्ट्री सर्कल में किसी को पता था। तो फिर सिद्धार्थ शुक्ला को इस बारे में कैसे पता चला कि इस वर्ल्ड में इनके अलावा भी एक और ग्रीन माउंटेन जेटस्टोन माइन है? सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली को एक्सीडेंटली जब उस टॉप क्लास ग्रीन माउंटेन जेटस्टोन से बनी नटराज की मूर्ति के बारे में पता चला तो उन्हें इस जेटस्टोन की जनरल लोकेशन के बारे में भी पता चल गया था। पर बस इन लोगों को इतना ही पता था कि यह जेड माइन हिजू में है, और इसके अलावा इन लोगों को और कुछ भी नहीं पता था। इन लोगों को भले ही इस बात का पता चल गया हो कि यह जेड माइन हिजू में है, पर इन लोगों को यह बात नहीं पता थी कि हिजू में यह माइन कहाँ है और इसका ओनर कौन है। भले ही सिद्धार्थ शुक्ला को इस बारे में पूरी बात नहीं पता हो, पर फिर भी वह उसका पता लगाने के लिए हिजू तक आ गया था। इसलिए रेहान इस बात को सोचकर थोड़ा नर्वस और थोड़ा वरीद भी था। सिद्धार्थ शुक्ला को रेहान की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, इसीलिए उसने बिना मतलब में हिजू आने के बाद एक स्यापे कर दिए थे। अगर रेहान ने सिद्धार्थ शुक्ला को ग्रीन माउंटेन जेड स्टोन को लेकर अपना इंटेंशन बता दिया होता तो शुक्ला फैमिली भी थोड़ा रिलैक्स हो जाती और उन्हें इस बारे में आगे ज्यादा टेंशन नहीं होती। और अगर सिद्धार्थ शुक्ला को इस बारे में पहले ही पता चल जाता कि ये ग्रीन माउंटेन जेड माइन कार्तिक की है, तो सिद्धार्थ कभी भी इसे पाने के लिए हिजू तक नहीं आता और ना ही इतनी सारी बिना मतलब के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता। हालांकि इस बात की सरट नहीं थी और यह बस एक आइडियल असमझ था। रेहान भी शुक्ला फैमिली के बारे में नहीं जानता था और ना ही रेहान कोई ऐसा इंसान था जो जेड सर्कल में आता था। और वैसे भी ये जानने के बाद कि उसके आइलैंड पर एक टॉप क्लास ग्रीन माउंटेन जेड माइन है, तो रेहान खुद इस बारे में शुक्ला फैमिली को बताने भला क्यों जाता। इसलिए जैसे ही रेहान को सिद्धार्थ के इंटेंशंस के बारे में पता चला तो रेहान एकदम से हैरान रह गया। हालांकि रेहान इस वक्त सिद्धार्थ के सामने इस तरह से प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसे सिद्धार्थ की कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी रेहान के लिए। तो यह ग्रीन माउंटेन जेड माइन बस एक माइन के अलावा और कुछ नहीं थी, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सिद्धार्थ उस माइन को लेकर इतना ज्यादा नर्वस क्यों था। रेहान इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था, इसलिए रेहान इस बारे में सिद्धार्थ को नहीं बताना चाहता था कि वह उस ग्रीन माउंटेन जेड माइन का होना है। और रेहान ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रेहान को यह बात पता थी कि अगर सिद्धार्थ को उस ग्रीन माउंटेन जेड माइन के बारे में पता चल गया तो वह किसी भी हाल में उस माइन को हासिल करके ही रहेगा। और वैसे भी रेहान इस वक्त तक माइन को लेकर सिद्धार्थ का पागलपन देख चुका था, क्योंकि अगर कोई इंसान सिर्फ इस बात के बेसिस पर कि ऐसी कोई माइन इंडिया के हिजू में है और वह यहाँ आ जाता है, तो जब उसे पता चलेगा कि रेहान ही उस न्यूली फाउंड ग्रीन माउंटेन जेड माइन का होना है, तो वह हर हाल में उसे पाने की कोशिश करेगा। रेहान को यह बात अच्छे से पता थी कि कुछ लोग अपने स्टेटस को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और वह इसके साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। सिद्धार्थ की फैमिली उन्हीं में से एक थी और वह अपनी फैमिली के स्टेटस और वेल्थ को मेंटेन करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। रेहान सिद्धार्थ को बिना वजह किसी भी तरह की प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, इसलिए उसने सिद्धार्थ से कहा, तुमने अभी जो कुछ भी कहा उसमें मुझे जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम हिजू किसी जेड माइन का पता लगाने के लिए आए हो तो मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बात पर ऑनेस्ट रहे और तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। पर अब यहाँ यह बात कुछ डिफरेंट है। रेहान की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना हैंड रेज करते हुए रेहान से कहा, क्या? पर यहाँ यह बात डिफरेंट क्यों है? तभी रेहान ने सिद्धार्थ से कहा, क्योंकि तुमने मुझे ऑफेंड किया है। जैसे ही सिद्धार्थ ने रेहान की बात सुनी तो वह बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और सरप्राइज होते हुए उसने रेहान से कहा, क्या मैंने जो किया तुम उसे अपना ऑफेंड करना कह रहे हो? और मेरे साथ जो कुछ भी यहाँ हुआ वो क्या था? इन सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज मुझे हुआ है, ना कि तुम्हें। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लॉस रेहान को नहीं बल्कि खुद सिद्धार्थ को ही हुआ था। भले ही सिद्धार्थ ने रेहान के लोगों का रास्ता ब्लॉक कर दिया था और भी ना जाने क्या क्या किया था, पर फिर भी इन सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज सिद्धार्थ को ही हुआ था। सिद्धार्थ और उसके बचे हुए 1000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त किसी बॉल की तरह ग्राउंड पर लुढ़क रहे थे और उनमें से कोई भी रेहान से नहीं बच पाया था। सिद्धार्थ और उसके बचे हुए 1000 से भी ज्यादा लोग इस वक्त किसी बॉल की तरह ग्राउंड पर लुढ़क रहे थे और उनमें से कोई भी रेहान से नहीं बच पाया था। हालांकि यह सही समय नहीं था कि रेहान इन सब के बारे में सिद्धार्थ से फिर से कुछ कहे या आयु करें, क्योंकि पहले जो कुछ हो चुका था उसमें रेहान भी कुछ नहीं कर सकता था और इसलिए यह बिल्कुल टाइम वेस्ट था। इसलिए रेहान ने सिद्धार्थ से कहा, अब पहले की बातों के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब पास्ट में जाकर उनको ठीक नहीं किया जा सकता है। और वैसे भी क्या तुमने मेरी टेरिटरी में आने के बाद और यहाँ पर ऐसे एक्शंस करने से पहले इस बात की परमिशन मुझसे ली थी? इस वक्त रेहान की बात सुनकर सिद्धार्थ ने अपना सिर नीचे कर लिया
और उसे ऐसा करना भी चाहिए था क्योंकि इन सब में सारी गलती सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ की थी। और अगर अब भी सिद्धार्थ ने रेहान के सामने अपना टेम्पर कम नहीं किया होता और पहले की ही एरोगेंट बिहेवियर करता तो रेहान और उसके लोग सिद्धार्थ को मार मार के सीधा कर देते। सिद्धार्थ का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस उसके 1000 से भी ज्यादा लोग थे और उन्हीं के दम पर वह इतना ज्यादा कूद रहा था। पर अब वह लोग तो बेचारे खुद रेहान से दया की भीख मांग रहे थे ताकि रेहान उन्हें छोड़ दे और हनौजी जाने दे। और अब उन लोगों को साफ पता चल गया था कि हिजू रेहान की टेरिटरी है। रेहान को जज करने के बाद और उसकी इतनी बड़ी आर्मी सबॉर्डिनेट्स को देखने के बाद सिद्धार्थ को रेहान की स्ट्रेंथ के बारे में अच्छे से पता लग गया था और उसे यह रियलाइज हो गया था कि रेहान का बैकग्राउंड उसकी फैमिली बैकग्राउंड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। साउथ क्लाउड और म्यांमार की शुक्ला फैमिली में ऐसे बहुत से लोग थे जो सिद्धार्थ और उसकी फैमिली की बात मानते थे। शुक्ला फैमिली म्यांमार में एक लॉयल टायरेंट की तरह थी और वहां किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह शका फैमिली को प्रोवोक कर सके। हालांकि सिद्धार्थ को यह बात पता थी कि वहां पर ऐसी बहुत सी रिच और हाई बैकग्राउंड वाली फैमिलीज थी जिनके बारे में इन लोगों को अच्छे से नहीं पता था और नॉर्मली इन लोगों को उन रिच फैमिलीज के बारे सुनने का और उन्हें देखने का मौका नहीं मिल पाता था क्योंकि यह लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते थे। हालांकि अगर शुक्ला फैमिली एक बार अपनी हिडन स्ट्रेंथ को रिवील कर दे तो वो लोग शुक्ला फैमिली को कभी भी नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते थे। इसलिए सिद्धार्थ नेचुरली रेहान को उसी हिडन रिच फैमिलीज में से एक मान रहा था और अब सिद्धार्थ को यह फील हो रहा था कि उसने एक्सीडेंटली किसी दीवार पर अपना सिर मार दिया है और उसने किसी बहुत बड़े आदमी से पंगा ले लिया है। इनफैक्ट सिद्धार्थ इस वक्त जो कुछ भी सोच रहा था वह बिल्कुल भी गलत नहीं था और ऐसा कहा जा सकता था कि अगर सिद्धार्थ को रेहान के बारे में पहले सब कुछ पता होता तो वह ऐसा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। रेहान कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं था और ना ही किसी हिडन फैमिली से था। रेहान की ट्रू आइडेंटिटी यह थी कि रेहान मित्तल फैमिली का वारिस था जो कि वर्ल्ड की टॉप फैमिलीज में से एक थी। और जहां तक सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली सोच सकती थी या जहां तक उनकी पहुंच थी उस हिसाब से शुक्ला फैमिली की इतनी क्वालिफिकेशन नहीं थी कि वह रेहान मित्तल की फैमिली तक पहुंच सके और उनसे मिल भी सके या उनके कांटेक्ट में भी आ सके। तभी सिद्ध ने थोड़ा उदास होते हुए रेहान से कहा, ऑलराइट, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि अनइंटेंशनली ही सही, पर मैंने तुम्हें ऑफेंड किया है, पर क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? सिद्धार्थ की बात सुनकर रेहान ने हंसते हुए सिद्धार्थ से कहा, क्या यह कोई जोक है या मैं कोई बहुत बड़ा शो देख रहा हूं जहां सॉरी कहते ही सामने वाले बंदे को माफ कर दिया जाता है और सिर्फ तुम्हारे यह बात कह देने पर क्या मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा? जैसे ही सिद्धार्थ ने रेहान की यह बात सुनी तो उसने डरते हुए रेहान से कहा, तो फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, मेरी फैमिली के पास भी कोई कम पावर्स नहीं है और अगर तुमने मुझे हर्ट करने की कोशिश की तो तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सिद्धार्थ की बात सुनकर रेहान ने उससे कहा, सो व्हाट, तुम्हारी शुक्ला फैमिली मेरे लिए एक चींटी से ज्यादा और कुछ नहीं है, इसलिए अपने आप को ज्यादा बड़ा समझने की कोशिश मत करो। जैसे ही सिद्धार्थ ने रेहान की बात सुनी तो उसे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आया, पर अपनी करंट सिचुएशन को देखकर सिद्धार्थ रेहान के सामने चाहकर भी रिएक्ट नहीं कर सकता था। सिद्धार्थ की गर्दन इस वक्त न के हाथों में थी, इसलिए अगर उसने कुछ भी गलत कहा तो उसकी गर्दन को रेहान कभी भी मरोड़ सकता था। सिद्धार्थ ऑलरेडी रेहान के सामने झुक चुका था, पर रेहान अभी भी सिद्धार्थ के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? यह सिंपली इम्पॉसिबल था। सिद्धार्थ को इस वक्त रेहान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो रेहान को अपनी शुक्ला फैमिली की स्ट्रेंथ दिखाए, पर उसे अच्छे से पता था कि ऐसे में रेहान भी उसे अपनी पावर्स दिखा सकता था जो उसे हर मायनों में ज्यादा थी। अब तक रेहान ने इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों का पकौड़ा बना दिया था और मोना ने इन सभी लोगों को मार मार कर लाल कर दिया था, यहाँ तक कि इन लोगों के फेस ऐसे हो गए थे कि अगर एक बार के लिए ये खुद भी अपना चेहरा देखते तो खुद को ही पहचानने से मना कर देते और अब उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह रेहान के अगेंस्ट जाए। इस वक्त सिद्धार्थ के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था, पर सिद्धार्थ के ग्रुप मेंबर्स कुछ पूछने के लिए एक्साइटेड थे। जब सिद्धार्थ के ग्रुप मेंबर्स ने देखा कि उनके बॉस सिद्धार्थ और रेहान आपस में काफी टाइम से बात कर रहे हैं, तो ये सभी लोग यही सोच रहे थे कि वह जरूर कुछ बहुत जरूरी है और शायद उन्हें बात करने में अभी और टाइम लगने वाला था। आफ्टर ऑल ये सभी लोग एक अच्छे सेकंड रिच जनरेशन परिवार से थे। भले ही ये सभी लोग एक ही सर्कल से नहीं थे, पर फिर भी वह लोग अच्छी फैमिली से होने की वजह से एक दूसरे को फेस कर सकते थे और इसीलिए उनमें से कुछ लोग रेहान की तारीफ करके और उसके बारे में कुछ अच्छा कह के रेहान को इम्प्रेस करने की कोशिश करना चाहते थे ताकि आज का यह सर्वेकोसियमरी मैटर इजीली सेटल हो सके। पर प्रॉब्लम यह थी कि सिद्धार्थ ने रेहान से इतने लंबे समय तक बात करने के बाद अपने इंटेंशन साफ साफ रेहान को बता दिए थे कि सिद्धार्थ और उसके लोग रेहान की ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानते थे और ना ही सिद्धार्थ और उसके लोगों को यह पता था कि रेहान आखिर किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। और इन लोगों को तो अब तक यह बात भी समझ नहीं आई थी कि उन्होंने कभी हिजू में रेहान के बारे में कभी सुना क्यों नहीं, पर अब वो रेहान के बारे में यह सब कुछ जानना चाहते थे। तभी सिद्धार्थ के उन आदमियों में से कुछ लोग आगे आ गए और उन्होंने स्माइल करते हुए रेहान से कहा, बॉस, हम लोगों को अभी तक भी नहीं पता कि आखिर आप है कौन।
चलो ना, अब ये ड्रैगन किंग टेम्पल वाला गेम नहीं खेलते हैं, क्योंकि एक फैमिली को दूसरी फैमिली के बारे में तो पता होना ही चाहिए और हमें तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे ही रेहान ने सिद्धार्थ के इस आदमी की बात सुनी तो उसने गुस्सा करते हुए उससे कहा, क्या कह रहे हो तुम? फैमिली, तुमने आज मुझे इतना परेशान किया और अभी भी तुम में इतनी हिम्मत कि तुम मुझे अपनी फैमिली कह के बुला रहे हो, पर बस अब बहुत हो गया। अब हिसाब किताब बराबर करने का टाइम आ गया है। जैसे ही सिद्धार्थ और उसके लोगों ने रेहान की बात सुनी तो वह एकदम हैरान रह गए और उन्होंने तुरंत रेहान से कहा, प्लीज ऐसा मत करना, हम सबसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें जाने दो। तभी रेहान ने गुस्से से सिद्धार्थ और उसके लोगों से कहा, बंद करो अपनी यह बकवास। क्या मैंने तुम में से किसी से भी कहा था कि मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा? और इतना कहकर रेहान ने चिल्लाते हुए अपने लेफ्ट और राइट साइड में खड़े हुए टाइगर सिक्योरिटी गार्ड से कहा, इन सबको उठाकर पानी में फेंक दो। कार्तिक की बात सुनकर सिद्धार्थ और उसके आदमी बहुत ही हैरानी से रेहान से कहने लगे, क्या तुम हम लोगों को सच में पानी में फेंक दोगे? प्लीज ऐसा मत करो, अगर तुमने हमें समुद्र में फेंक दिया तो हम सच में मर जाएंगे। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, मैं अभी बहुत ज्यादा यंग हूं और अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और अभी मुझे बहुत सी लड़कियां देखने भी जाना है, प्लीज मुझे जाने दो, हेल्प हेल्प। इस वक्त चारों तरफ से बस यही आवाजें आ रही थी। इस वक्त सेकंड रिच जनरेशन का यह ग्रुप बस रोए जा रहा था और रेहान से अपनी जान की भीख मांग रहा था। रोने की वजह से इन लोगों के आंख और नाक से पानी बहने लग गया था। और इन सेकंड रिच जनरेशन ग्रुप में से कुछ तो ऐसे भी लोग थे जो रेहान की बात सुनकर इतना ज्यादा डर गए थे कि उनकी पैंट्स गीली हो गई थी और इस वजह से वहां पर स्मेल भी आने लग गई थी। तभी रेहान ने अपने नोज पर हाथ रखते हुए कहा, तुम सब लोग थोड़ा जल्दी करो और इन लोगों को उठा के पानी में फेंक दो, इससे यह लोग वहां नहा भी लेंगे और इनके शरीर से इतनी स्मेल भी नहीं आएगी। और हाँ, पानी में गिरने के बाद यह लोग तो बचेंगे नहीं, तो फिर इनकी ये कार भी हमारे लिए यूजलेस होगी। ऐसा करो, इन कार्स को गाब रिसाइकलिंग स्टेशन भेज दो और कुछ नहीं तो स्क्रैप मेटल की तरह ही कभी दिन ही काम में आ जाएंगी। अपने बॉस रेहान का ऑर्डर मिलने के बाद इन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रेहान की बात से सहमत होते हुए उसे कहा, ओंग बॉस, जैसा आप कहे। रेहान के इतना बोलते ही यहां खड़े हजारों टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स रेहान की बात से सहमत हो गए और यहां खड़े हर एक गार्ड को एक ही टाइम पर रेहान का ऑर्डर मिल चुका था। और फिर इन सभी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को और उनके बॉडीगार्ड्स को पानी में फेंकना स्टार्ट कर दिया। पलक झपकते ही एक के बाद एक इन सभी लोगों को पानी में फेंकने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। यह सीन बहुत ही लाइवली लग रहा था। जैसे ही लोगों को पानी में उठाकर फेंका जाने लगा तो उसे देखकर पास ही खड़े बाकी के लोग रोते हुए तेज तेज चीखने लगे और यहां तक कि वह जितना ज्यादा तेज चिल्ला सकते थे उतनी तेज चिल्ला रहे थे। इन सब की चीख को सुनकर आसपास खड़े लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। साशा और स्टार मून कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज ने जैसे ही अपने सामने का नजारा देखा तो ये लोग खुद बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और इन लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों को भी यही लग रहा था कि रेहान उन लोगों को समुद्र में फेंकने के लिए इसलिए कह रहा था क्योंकि वह बस इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को डराना चाहता था। पर किसे पता था कि रेहान ये सब सिर्फ उनको डराने के लिए नहीं करने वाला था, बल्कि सच में उनके साथ करने वाला था। हालांकि बहुत सी लड़कियां ऐसी भी थी जिन्हें अपने सामने का नजारा देखकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि यह सब देखकर तो वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई, क्योंकि यह उनके बॉस रेहान मित्तल थे जो पर्सनली इनल एम्प्लॉयज को बचाने के लिए यहाँ आए थे और इसलिए वह इस मोमेंट को एंजॉय करना चाहती थी। बल्कि ये लड़कियां तो ऐसा कह रही थी कि आखिर इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को किसने कहा था कि ये हमारे बॉस रेहान से पंगा ले और उन्हें प्रोवोक करें। इन लोगों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, ये लोग यही डिजर्व करते हैं। और अब अगर उन लोगों को पानी में कुछ खतरा हुआ भी या किसी को कोई नुकसान हुआ भी तो इन सब से हमारे बॉस रेहान को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर ये गर्ल एम्प्लॉयज आपस में रेहान के बारे में बात करने लगी। अंश को अपन के बॉस कितने ज्यादा डोमिनियरिंग है ना। मुझे तो ये सब देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। और सच कहूं तो जैसे जैसे वो टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को उठाकर पानी में फेंक रहे हैं, हाँ वैसे वैसे मेरे कलेजे को तो बहुत ठंडक पहुंच रही है। बॉस बहुत ज्यादा हैंडसम है। आई विश मैं इनकी गर्लफ्रेंड होती हो तो तुमने अपने दिल की बात कह ही दी, पर तुम वैसे तो बहुत सीधी दिखती हो। अब क्या हुआ? बॉस को देखते ही फिसल गई। ओ तुम ये सब क्या बोले जा रही हो? और वैसे भी इसमें गलत भी क्या है? हमारे बॉस है ही ऐसे कि हर कोई उन पे फिदा हो जाए। और बॉस की पर्सनैलिटी भी कितनी ज्यादा डैशिंग है ना। पर्सनैलिटी के साथ साथ मुझे तो बॉस का एटीट्यूड भी बहुत पसंद है। काशक के ना अच्छा होता अगर मुझे कभी बॉस के साथ अकेले में डिनर करने का मौका मिलता। हाँ मैं तो बॉस के साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। नॉर्मली तो तुम सब कितनी ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करती हो और अब अपने ही बॉस के लिए ये सब कह रही हो। हाँ, इस वक्त बस में बैठी हुई सभी यंग गर्ल्स एक दूसरे से मजाक कर रही थी
और हंस रही थी। और वह इस वक्त जिन भी तरह के कलरफुल जोक्स क्रैक कर सकती थी वह सब कर रही थी। और वैसे भी यहाँ इस वक्त सिर्फ लड़कियां ही थी, क्योंकि सभी मेल एम्प्लॉयज अलग से बस में बैठे हुए थे, इसलिए ये हर तरह की बातें आपस में कर रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन ही हर तरह की बातें करते हैं। जब सब लड़कियां एक साथ आ जाती हैं, ना तो वह लड़कों को भी पीछे छोड़ देती है, और बेचारे लड़के, उन्हें तो बेमतलब में ही सब लड़कियां बदनाम करती रहती हैं। और इन लड़कियों की बातें तब और भी ज्यादा स्पाइसी और मजेदार हो जाती हैं जब उसके सामने अपने बॉस रेहान जैसा रिच, टॉल एंड हैंडसम लड़का खड़ा हो, क्योंकि रेहान मित्तल हर लड़की का प्रिंस चार्मिंग और ड्रीम बॉय बनने की क्वालिफिकेशन रखता है। और जितनी भी लड़कियां थी जो रेहान को जानती थी या उससे किसी ना किसी तरह से कनेक्टेड थी, वह उसके साथ थोड़ा रोमांटिक होने के सपने तो हमेशा ही देखती थी। पर रेहान मित्तल बेचारा अकेला इतनों को कैसे संभाले। वहीं इस वक्त रेहान समुद्र के पास खड़ा होकर इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को पानी में गिरता हुआ देख रहा था, और साथ ही इन लोगों के साथ आए बॉडीगार्ड्स को भी पानी में फेंका जा रहा था। इस वक्त तक हजारों लोगों को पानी में फेंका जा चुका था, और वह लोग पानी से बाहर निकलने के लिए झटपट रहे थे। वो तो अच्छा था कि इस वक्त मौसम में थोड़ी गर्मी थी और पानी का टेम्परेचर भी सूटेबल था, वरना अगर इस वक्त मौसम खराब होता और समुद्र का पानी ठंडा होता तो वो लोग ठंड के मारे ही मर जाते। इस वक्त तक सिद्धार्थ का मन बहुत ज्यादा घबरा रहा था और वह बहुत ज्यादा डर गया था। पानी में फेंके जाने के बाद उसे ऐसा लगने लगा था कि उसका मरना तो तय है, पर किसे पता था कि यह जगह उतनी ज्यादा जोखिम भरी और खतरनाक भी नहीं थी जितना कि यह लोग इसके बारे में सोच सोचकर डर रहे थे। और पानी में फेंके जाने के तुरंत बाद ही ये लोग वहां के सरफेस पर तैरने लगे थे। पर इन सब से वो लोग खुश हो पाते, उससे पहले ही सिद्धार्थ को कुछ अजीब सा फील होने लगा। सिद्धार्थ के मन में इस वक्त कुछ गलत होने की फीलिंग आ रही थी, और जैसे ही उसने अपना सिर पानी से ऊपर की ओर करके देखा तो वह यह देखकर दंग रह गया कि उसके लोग एक के बाद एक पानी में डूबते जा रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम यह थी कि यहाँ ऐसे बहुत से लोग थे और उनमें से कुछ लोगों के तो सिर भी डूबने लग गए थे। तभी सिद्धार्थ का सिर किसी चीज से टकरा गया और दर्द के मारे उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। सिद्धार्थ धीरे धीरे पानी में जाने लगा था, पर तभी सिद्धार्थ ने अपना मुंह खोलकर उस पानी को अपने मुंह में भर लिया और फिर बाहर निकलने लगा। और तब जाकर सिद्धार्थ फाइनली पानी के सरफेस पर आया, पर मुंह में समुद्र का पानी भरने की वजह से उसका मुंह बहुत ज्यादा खराब और खारा हो गया था। समुद्र का पानी पेट में जाने की वजह से उसका पेट भी फूल गया था। और कुछ देर बाद सिद्धार्थ को यह भी रियलाइज हुआ कि समुद्र के पानी की वजह से उसका मुंह तो खराब हुआ सो हुआ, बल्कि उसे इस वक्त उस पानी में यूरिन की स्मेल भी आ रही थी। तब जाकर सिद्धार्थ को यह रियलाइज हुआ कि पानी में गिरकर मरने के डर से इसके सबऑर्डिनेट इतना ज्यादा डर गए थे कि इन लोगों ने कपड़े तक खराब कर लिए थे। और अब क्योंकि वो लोग पानी में आ गए थे इसलिए उनके कपड़े पानी में धुल गए, तो फिर इसका मतलब वह सब कुछ यहाँ के पानी में मिक्स हो गया। जैसे ही सिद्धार्थ के मन में यह बात आई उसका जी घबराने लगा और उसका मन इस वक्त मट करने का कर रहा था, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब सिद्धार्थ पानी में नीचे की तरफ जाने लगा था तो उसके मुंह में भी बहुत सारा पानी चला गया था। यही सब सोचकर हड़बड़ी में वह जल्दी से एक चट्टान तक पहुंच गया। सिद्धार्थ इस वक्त अपनी अंगुलियों को अपने गले पर रखकर खुद को वोमिट करने के लिए फोर्स करने लगा, क्योंकि उसके पेट में इस वक्त यह सारा गंदा पानी चला गया था। और यह सोच सोचकर ही सिद्धार्थ को उल्टी बात आई जा रही थी और इरिटेशन होने लग गई थी। सिद्धार्थ ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे अपनी लाइफ में कभी ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। शुक्ला फैमिली का वारिस होने के नाते सिद्धार्थ हमेशा से ही एक बहुत अच्छी और लग्जरी लाइफ जीता आया था, पर आज उसके साथ यह सब हो रहा था। अटकर लेने के बाद जैसे ही सिद्धार्थ ने अपना सिर उठाकर देखा तो उसके जस्ट सामने की तरफ रेहान खड़ा हुआ था, जिसे देखने के बाद सिद्धार्थ की आंखों में खून तैरा आया और तभी उसने चिल्लाते हुए रेहान से कहा, आई स्वेयर तुम्हारी वजह से आज मेरी जो हालत हुई है वह तुम्हें मैं एक दिन इंटरेस्ट के साथ चुकाऊंगा और उस दिन तुम्हें तुम्हारे होने पर भी दुख होगा। इस वक्त रेहान वही किनारे पर खड़ा था और जैसे ही रेहान ने देखा कि सभी लोगों ने इस सिचुएशन से डील कर लिया था तब जाकर उसका मूड थोड़ा इंप्रूव हुआ। रेहान काफी दिनों से इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि जल्दी ही उसके एम्प्लॉयज यहाँ रहने के लिए और अपना काम करने के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, और आज ऐसा हो भी रहा था, जिसके लिए रेहान ने एक दिन बैंक्वेट पार्टी भी रखी थी। पर तभी ना जाने कहां से यह लोग यहाँ आ गए और इन्होंने रेहान का सारा प्लान खराब कर दिया। और उस वक्त रेहान को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील हो रहा था और इसलिए रेहान इन लोगों को एक अच्छा सा सबक सिखाना चाहता था। फॉर्चुनेटली पानी में गिरने के बाद इनमें से किसी को भी कोई चोट नहीं आई, पर रेहान का तो मन कर रहा था कि वह इन लोगों को कोई और भी अच्छा खासा सबक सिखाए ताकि यह लोग इसे जिंदगी भर याद रखें। खैर, इतना भी इन लोगों के लिए कम नहीं था और उनकी ऐसी हालत देखकर साफ पता चल रहा था कि उनकी अकल अच्छे से टिकाने लग गई थी। पर अगर आज रेहान के इन स्टाफ मेंबर्स में से किसी को कुछ भी हो जाता तो रेहान इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को यहां से अपने देश जिंदा कभी नहीं जाने देता।
और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, क्योंकि रेहान में ये सब करने की पूरी हिम्मत थी और वह अपने एम्प्लॉयज और अपने लोगों के लिए कुछ भी कर सकता था। वह तो सिद्धार्थ और उसके लोगों को रेहान के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि उसने इन लोगों को ज्यादा टॉर्चर नहीं किया, वरना ये इससे भी ज्यादा डिजर्व करते थे। और वह तो अच्छा था कि रेहान आज थोड़ी जल्दी में था, वरना रेहान भी उन्हें छोड़ता नहीं। आज रेहान ने इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों को और सिद्धार्थ को सिर्फ पानी में ही फेंका था और उन्हें समुद्र की सैर करवाई थी। पर सच्चाई तो यही थी कि रेहान बहुत ज्यादा काइंड था और उसने इस बारे में ज्यादा माइंड नहीं किया था, इसलिए ये लोग अब तक सही सलामत थे। इस वक्त रेहान ने उन लोगों को बस एक नजर देखा जो पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, और उसके बाद उनकी तरफ मुस्कुराने लगा और फिर वहां से जाने के लिए मुड़ गया। तभी रेहान ने अपने हाथों से इशारा करते हुए अपने सभी लोगों से कहा, चलो आइलैंड चलकर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आज तुम सब लोगों के लिए रात को बैंक्वेट पार्टी रखी है। जैसे ही स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी की मैनेजर शशा और बाकी गर्ल और मेल एम्प्लॉयज ने यह बात सुनी तो वह बहुत खुश हो गए और खुशी से चेयर अप करने लगे। आज तक इन सब लोगों ने बस इस बारे में सुना ही था कि रेहान का मैनर कितना ज्यादा बड़ा और मैग्नेटिया ये दैट्ची ही नहीं हो रहा कि हमें आज बॉस का मैनर देखने का मौका मिलेगा। मैंने तो इस बारे में आज तक बस सुना ही था कि बॉस का प्राइवेट आइलैंड एक पैराडाइज की तरह है, इसलिए इसे देखना तो बनता ही है। और फाइनली आज हम लोगों को यह चांस भी मिल गया। यस, आज हम सब बॉस का मैनर देखेंगे। अरे पर उसके लिए हमें यहाँ से बाहर भी तो निकलना होगा ना, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने के बाद हमें बोट से बॉस के आइलैंड जाना होगा और तभी हम मैना भी देख पाएंगे। स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के ये सभी एम्प्लॉयज फिल्म के लिए डायरेक्टर नवीन को फॉलो करने से पहले आज रेहान के मैनर जाने वाले थे। यह लोग हमेशा से ही मुंबई हेडक्वार्टर में रहे थे और इन्हें कभी भी हिजू आने का मौका नहीं मिला था। जब इन लोगों को इस बारे में पता चला था कि ये लोग आज अपने बॉस के मैनर पर बैंक्वेट पार्टी अटेंड करने वाले थे, तो ये सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और इसकी खुशी उनके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि फाइनली इन लोगों को अपने बॉस का मैना देखने का मौका मिलने वाला था। और वहां जाकर ये गर्ल एम्प्लॉय सिर्फ बैंक्वेट पार्टी ही अटेंड नहीं करेंगी, बल्कि वह हिजू में रह करके ही आगे का काम भी करेंगी। और इस दौरान इन लोगों को अपने बॉस के मैना में आने के और भी बहुत से मौके मिलेंगे और तब शायद इन लोगों को अपने बॉस के साथ टाइम स्पेंड करने का भी मौका मिल जाए। इसी एक्साइटमेंट में रेहान के सभी एम्प्लॉयज ने फिर से एक शुरुआत की, पर आगे अभी भी सिद्धार्थ और बाकी सेकंड रिच कि इन लोगों की स्पोर्ट्स कार की वजह से रास्ता ब्लॉक था। तभी रेहान के टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स ने रेहान के कहने पर इन कार्स को रिसाइकलिंग फैक्ट्री में स्क्रैप मेटल की तरफ भिजवा दिया। रेहान तो यहां से चला गया था, पर सिद्धार्थ और उसके बाकी के ग्रुप मेंबर्स अभी भी पानी में ही थे। इन लोगों में से जिन्हें तैरना आता था वह लोग तैरकर रीफ एरियर की तरफ आ गए थे और तब जाकर उन लोगों को चैन की सांस आई थी। और सेकंड रिच जनरेशन के जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उन लोगों को उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने रीफ एरिया तक पहुंचा दिया था, जो खुद इस वक्त पानी में ही थे। इस वक्त तक सिद्धार्थ बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसके ग्रुप मेंबर्स और बॉडीगार्ड्स बहुत सॉरी फील कर रहे थे। सिद्धार्थ और बाकी की सेकंड रिच जनरेशन के लोगों के लिए उनकी हिजू की ये ट्रिप एक फेलियर से ज्यादा और कुछ नहीं थी। और जब से आए हैं तब से अब तक इन लोगों को इस बात का पता नहीं लग पाया कि आखिर यह रेहान है कौन, क्योंकि उन्हें कम से कम इस बात का तो पता होना चाहिए कि जिसने आज इनकी ऐसी हालत की थी वह आखिर था कौन। हालांकि इन लोगों के मन में अभी भी यही बात घूम रही थी कि रेहान इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन होने के बाद भी इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को क्यों छिपा रहा था। इसका तो यही मतलब हो सकता था कि रेहान पावरफुल पर्सन था ही नहीं, क्योंकि अगर वह पावरफुल पर्सन होता तो वह अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाता। हालांकि इन लोगों के मन में अभी भी यही घूम रहा था कि रेहान इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन होने के बाद भी इस तरह से अपनी आइडेंटिटी को क्यों छिपा रहा था। इसका तो यही मतलब हो सकता था कि रेहान पावरफुल पर्सन था ही नहीं, क्योंकि अगर वह पावरफुल पर्सन होता तो वह अपनी आइडेंटिटी कभी नहीं छुपाता। तभी सिद्धार्थ के लोगों ने उससे कहा, बॉस ऑफ इंसान बहुत ज्यादा एरोगेंट था। हाँ, यह सही कह रहा है और इसमें हमारी क्या गलती थी, हम तो बस थोड़ा मस्ती ही कर रहे थे, पर उसे अपन लोगों को इस तरह ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। मैंने सही कहा ना, दिस इज टू मच। आज ये बात यही खत्म नहीं होगी, हम उसे मजा चखा कर रहेंगे। राइट, हम साउथ क्लाउड से यहाँ हिजू बहुत सारे लोग लेकर नहीं आए, इसलिए हमारे साथ ये सब हुआ। पर मुझे लगता है कि अब हमें भी अपनी फैमिली को कॉल करके अपने बाकी के लोगों को यहाँ बुला लेना चाहिए। अगर सामने वाली पार्टी की तरह हमारे पास भी बहुत सारे लोग होते तो आज हम उन लोगों से नहीं हारते। अपने लोगों की बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ देर के लिए कुछ सोचने लगा। हालांकि रेहान ने आज जो अपनी स्ट्रेंथ इन लोगों के सामने दिखाई थी वो बहुत ज्यादा शॉकिंग थी, और उसके साथ कई हजार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे जो उसके कहने पर अपनी जान भी देने को तैयार थे। हालांकि सिद्धार्थ की फैमिली भी इतने लोगों का अरेंजमेंट्स कर सकती थी, क्योंकि ये उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी ये लोग रेहान का सामना नहीं कर सकते थे, क्योंकि रेहान किसी जंगल के शेर की तरह था और जो भी उससे पंगा लेगा वह मारा जाएगा देखा जाए। तो अगर सिद्धार्थ शुक्ला अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करता तो वह इस वक्त 10,000 से भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा कर सकता था। पर आज बात सिर्फ सिद्धार्थ की ही नहीं थी, बल्कि उसके 1000 से भी ज्यादा लोगों की थी।
क्योंकि रेहान ने सिद्धार्थ के साथ उसके सभी लोगों को भी पानी में उठवा कर फंसा दिया था। हालांकि सिद्धार्थ शुक्ला की फैमिली जितनी ज्यादा पावरफुल थी, उतनी पावरफुल उसके बाकी के ग्रुप मेंबर्स की फैमिली नहीं थी, पर फिर भी इनमें से किसी को भी अस्तम नहीं किया जा सकता था। तभी सिद्धार्थ ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, यस तुम सही कह रहे हो, हम इस मामले को इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकते, और वैसे भी उस इंसान ने अब तक अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की है, इसलिए हम इस बात को हल्के में नहीं ले सकते हैं। चलो चलकर देखते हैं कि वह लोग कहाँ गए हैं। सिद्धार्थ की बात सुनकर उसके आदमी कहने लगे, अस्को, ये बॉस ही हो सकते हैं जो इस बात को कहने की हिम्मत रखते हैं। चलो अब पहले चलकर देखते हैं कि यह लोग आखिर गए कहाँ हैं और यह लोग रहते कहाँ हैं, क्योंकि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इसलिए हमें तुरंत निकल लेना चाहिए। दैट्ची भाग गया तो हम लोग मंदिर तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर हमें उन लोगों से बदला लेना है तो हमें पहले चलकर उनके घर को ब्लॉक करना होगा, ताकि वह लोग हमारे हाथ लग सके, और हमें उन लोगों को अब जल्द से जल्द पकड़ना ही होगा, क्योंकि अब मैं ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता। तुम ही नहीं बल्कि हम में से कोई भी अब ये सब टॉलरेट नहीं कर सकता। इसलिए मैं अभी कॉल करके अपने बाकी के लोगों को यहाँ बुलाता हूँ। आज रात हम लोग उनसे अपना बदला लेकर ही रहेंगे। हाँ, मैं भी अपनी फैमिली को कहकर अपने लोगों को यहाँ बुला लेता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर उन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। जैसे ही सिद्धार्थ ने अपने लोगों की बात सुनी तो उसमें एक बार फिर से जोश आ गया और उसके फेस के एक्सप्रेशन बदल गए। इस वक्त उसे दिल ही दिल में अपने लोगों की बातों को सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। इस वक्त सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि उसकी तरफ अभी बहुत सारे लोग हैं और वह उसका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, और अब मुझे उस इंसान से बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। और क्या हुआ अगर हिजू मेरी टेरिटरी नहीं है? सो बट इतनी पावरफुल फोर्स को देखने के बाद किसमें इतनी हिम्मत होगी जो मेरे अगेंस्ट जाएगा और हमें रोकने की कोशिश करेगा वही। दूसरी तरफ साशा और बाकी लोग शिप पर आ गए थे। यह शिप यहाँ पर इन लोगों को पिक करने के लिए ही मैनेज की गई थी। हालांकि इन लोगों ने ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सिद्धार्थ वापस से भी उन लोगों पर अटैक कर सकता है, इसलिए ये लोग अपने साथ ज्यादा क्रू नहीं लाए थे। ये हजारों टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ रेहान की चार्टर्ड एरोप्लेन से आए थे, और उसके बाद प्लेन वापस चला गया था, और इसलिए अगर अब इन लोगों को आइलैंड पहुंचना था तो ये सिर्फ शिप से ही वहां जा सकते थे। पर इतने सारे टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स एक साथ उस शिप से वहां नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्हें टुकड़ों में जाना होगा। तभी विवान ने रेहान से कहा, बॉस आप पहले चलो जाओ, उसके बाद हम लोग वहां आ जाएंगे। विवान की बात सुनकर रेहान ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए उससे कहा, हाँ अब यही करना होगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन है भी नहीं। इसलिए रेहान ने स्टार मून एंटरटेनमेंट कंपनी के सभी एम्प्लॉयज को शिप में बैठा लिया और जाने लगा। रेहान ने इस वक्त विवान और बाकी टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स को वही वेट करने के लिए कह दिया था, ताकि वह अगली ट्रिप में जा सके। शिप में एक साथ इतने सारे लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए रेहान को इसे 2 टीम में डिवाइड करना पड़ा था। इस वक्त यहाँ कई हजार टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे, और यह सभी लोग एक ही बारी में इस बोट से आइलैंड के लिए नहीं जा सकते थे। इसलिए जब तक ये बोट आइलैंड जाकर वापस नहीं आ जाती, तब तक इन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स तो यही रहकर वेट करना था। वही सिद्धार्थ और उसके लोग इस वक्त तक तैरते हुए किनारे पर आ गए थे, और पानी से बाहर आ जाने के बाद ये लोग सुपरमार्केट चले गए, और वहां जाकर इन्होंने कुछ कपड़े खरीद लिए ताकि यह अपने गीले कपड़ों को बदल सके। और ये सब करने के बाद ये लोग थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे, और इसके बाद इन लोगों ने रेहान और बाकी लोगों के बारे में आसपास में पूछना शुरू किया। और जैसे ही इन सेकंड रिच जनरेशन के लोगों की नजर पोर्ट पर इंतजार करते हजारों टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स पर गई, तो यह लोग वहीं रहकर इनका ध्यान रखने लगे, क्योंकि अगर ये लोग इन टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स के करीब जाते और वह पहचाने जाते तो इनका प्लान तो स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाता। इसलिए इस वक्त यह लोग दूर रह करके ही इन पर अपनी नजर रखे हुए थे। थोड़ी देर बाद इन लोगों ने देखा कि यह टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स टुकड़ों में शिप से जा रहे थे। ये देखकर सिद्धार्थ के लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, क्या यह लोग हिजू से नहीं है? ये लोग शिप से कहाँ जा रहे हैं? यहाँ हिजू में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, शायद ये लोग उनमें से ही किसी पर जा रहे होंगे। अपने लोगों की बात सुनकर सिद्धार्थ ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद अपने लोगों से कहा, वेल ऐसा ही कुछ होगा, तुम भी किसी को इस बारे में इंक्वायरी करने के लिए पोर्ट पर भेजो, पर हाँ बी केयरफुल, हमारी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। सिद्धार्थ की सुनकर उसके एक बॉडीगार्ड ने सहमत होते हुए उससे कहा, ओंग बॉस, वहां मैं चला जाऊंगा। इस वक्त सिद्धार्थ बहुत ज्यादा चौकन्ना हो चुका था और वह किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए वह एक एक कदम बहुत सोच समझकर रख रहा था। सिद्धार्थ यही सोच रहा था कि पोर्ट पर जाने के बाद कहीं उसका गार्ड गलती से रेहान के आदमी से ही रेहान के बारे में ना पूछ ले, या रेहान के आदमियों द्वारा एक्सपोज ना हो जाए। इसलिए सिद्धार्थ इस वक्त पोर्ट पर अपना सिर्फ एक ही गार्ड भेज रहा था। यह एक पब्लिक पोर्ट था जिस पर कोई भी आ जा सकता था, पर यह पोर्ट रेहान टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करने के यूज में लेता था। यहाँ पर रेहान के कमांड के अंडर कुछ नहीं था, इसलिए सिद्धार्थ को इस बात को लेकर तो कहीं कोई भी टेंशन नहीं हो रही थी। जिस बॉडीगार्ड को सिद्धार्थ ने पोर्ट पर भेजा था, वह बॉडीगार्ड बहुत ही क्लेवर था। वहां पहुंचने के बाद उस गार्ड को वहां सबसे पहले एक ओल्ड मैन दिखा, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी सालों से यही आसपास में रहता है।
तभी उस गार्ड ने वहां जाकर एक सिगरेट अपने हाथों में ले ली और उसे जलाकर पीने लगा और वहीं खड़े रहकर मौके की तलाश करने लगा। तभी उसने वहां खड़े उन लोगों से इंक्वायरी करते हुए कहा, भाई वह लोग जो अभी अभी यहां से गए थे वह कौन है? यहां पर बहुत सारी भीड़ की थी अभी, और देखने में भी वह लोग बहुत अमेजिंग लग रहे थे। वो ओल्ड मैन जो वहां पोर्ट पर खड़ा हुआ था, उसे नहीं पता था कि ये लोग आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे थे और उनका रियल इंटेंशन क्या था। इस ओल्ड मैन को तो यही लग रहा था कि ये वहां पर उससे बात करने के लिए ही खड़ा है और नॉर्मली ही पूछ रहा है। इसलिए इस ओल्ड मैन ने स्माइल करते हुए उस गार्ड से कहा, तुम यहाँ के तो नहीं लग रहे, तुम किसी दूसरे देश से आए हो ना, इसलिए तुम्हारे लिए यह बिल्कुल नॉर्मल है कि तुम उनके बारे में नहीं जानते हो। इस ओल्ड मैन की बात सुनकर इस गार्ड ने उसे स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैं आज ही यहाँ आया हूं। तभी उस ओल्ड मैन ने उस गार्ड को बताते हुए कहा, ये रेहान मित्तल के गार्ड्स हैं जो अभी रिफ्लेक्टिंग मून आइलैंड जा रहे हैं, पर इससे पहले यहाँ इतने लोग कभी नहीं दिखे, और दिखे भी तो 10 से ज्यादा कभी नहीं दिखे। मैं 10 से ज्यादा कभी नहीं दिखे, मैं खुद इतने सारे लोगों को पहली बार देख रहा हूं। जैसे ही इस गार्ड ने उस ओल्ड मैन की बात सुनी तो उसने पजल्ड होते हुए कहा। रेहान जब उस ओल्ड मैन ने इस गार्ड के कंफ्यूज देखा तो उसने रेहान के बारे में उसे आगे बताते हुए कहा, अच्छा अगर मैं तुम्हें रेहान सर के बारे में बताऊं तो ये बहुत बड़े बैकग्राउंड से है। इस वक्त उस ओल्ड मैन का ध्यान तो सिर्फ बातों में था और वह उस गार्ड को सब कुछ बताया जा रहा था। यह ओल्ड मैन खुद से ही उस गार्ड को रेहान के बारे में सब कुछ बताया जा रहा था, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी भी मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ी। 10 मिनट्स तक लगातार इसी तरह बात करते रहने के बाद उस गार्ड को रेहान की जनरल सिचुएशन लगभग समझ आ गई थी और अब उस ओल्ड मैन को देखकर भी ऐसा ही लग रहा था कि उसके पास रेहान के बारे में जो कुछ भी बताने लायक था उसने सब कुछ बता दिया था और अब उसके पास बताने लायक कुछ नहीं था। तभी इस गार्ड ने उस ओल्ड मैन के हाथों में अपनी सिगरेट का पूरा बॉक्स रखते हुए कहा, अच्छा बट भी हमें यह बात यही रोकनी होगी क्योंकि मुझे कोई काम याद आ गया है, और हाँ ये सिगरेट्स का बॉक्स अब आपका हुआ। और इतना कहकर वो गार्ड वहां से निकल लिया। वो ओल्ड मैन अभी भी वही खड़ा था और उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करे। इस वक्त वो ओल्ड मैन उस सिगरेट के बॉक्स को देखकर स्माइल कर रहा था। वैसे आजकल इतने जनरस पर्सन कम ही देखने को मिलते हैं। अब तक यह गार्ड भी सिद्धार्थ के पास रेहान के बारे में सारा मसाला लेकर आ गया था। तभी इस गार्ड ने अपने बॉस सिद्धार्थ को रेहान के बारे में वह सब कुछ बता दिया जो उसे अभी अभी उस ओल्ड मैन से पता चला था। और जैसे ही सिद्धार्थ ने रेहान के बारे में सुना तो वह बहुत ज्यादा दंग रह गया और उसने हैरान होते हुए कहा, क्या उस रेहान के पास खुद का एक आइलैंड है और एक टूरिस्ट कंपनी भी है और वह अपने उस प्राइवेट आइलैंड पर रहता है? तभी उस गार्ड ने सिद्धार्थ की बात का रिप्लाई करते हुए कहा, बॉस मुझे भी लगता है कि जरूर ऐसा ही कुछ है बॉस। क्या हमें भी एक बोट लेकर उन लोगों के पीछे चले जाना चाहिए? इस वक्त तक सिद्धार्थ एक बहुत ही गहरी सोच में डूब गया था। वह वहां जरूर जाएगा पर वह अभी भी अपने दुश्मन को अलग नहीं होने दे। इस वक्त सिद्धार्थ भी जल्द से जल्द रेहान के पीछे जाना चाहता था। अपने बाकी के गार्ड्स को मिलाने के बाद सिद्धार्थ के पास भी अब 10,000 बॉडी गार्ड्स हो गए थे। इस वक्त तक सिद्धार्थ एक बहुत ही गहरी सोच में डूब गया था। वह वहां जाएगा पर वह अभी भी अपने दुश्मन को अलर्ट नहीं होने देगा। इस वक्त सिद्धार्थ भी जल्द से जल्द रेहान के पीछे जाना चाहता था। अपने बाकी के गार्ड्स को मिलाने के बाद सिद्धार्थ के पास भी अब 1 लाख बॉडी गार्ड्स हो गए थे और इतने सारे बॉडीगार्ड्स को अपने साथ देखकर सिद्धार्थ मन ही मन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था और यही सोच रहा था कि वह इतने सारे लोगों को वहां ले जाकर रेहान को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देगा। और यह पता चल जाने के बाद कि रेहान किसी आइलैंड पर रहता है, वो इन 10,000 लोगों के साथ वहां जाने वाला था। और सिद्धार्थ को इस बात पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसके इतने सारे लोगों के सामने रेहान के गार्ड्स बिल्कुल भी नहीं टिक पाएंगे और वह भाग खड़े होंगे, क्योंकि सिद्धार्थ के साथ जो गार्ड्स थे वह भी वीक नहीं थे, सभी वेल ट्रेंड गार्ड्स थे। अभी भी सिद्धार्थ हिजू आने का अपना पर्पस भुला नहीं था। उसके लिए रेहान को सबक सिखाने के अलावा टॉप प्रायोरिटी पर उस टॉप लेवल की ग्रीन जेट स्टोन माइन का पता लगाना था। पर सिद्धार्थ को कहां पता था कि वह इन सब झमेल में फंस जाएगा और रेहान भी सिद्धार्थ को बराबर की टक्कर दे रहा था, क्योंकि वह सिद्धार्थ का एक पावरफुल अपोनेंट था। और इस वक्त सिद्धार्थ को भी कहीं ना कहीं रेहान के लिए यही फील हो रहा था कि रेहान उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रबलसम है। आज सिद्धार्थ ने रेहान के कुछ हजार लोगों को ही यहां देखा था और सिद्धार्थ को रेहान के बारे में यह शो नहीं था कि वह उसकी कंप्लीट स्ट्रेंथ थी, या इसके अलावा भी रेहान के पास उसके आइलैंड पर टाइगर सिक्योरिटी गार्ड्स थे। सिद्धार्थ के मन में इस वक्त यही सब बातें चल रही थी कि अगर उसके पास उससे ज्यादा लोग निकले तो और क्या उस जगह को जहां रेहान रहता है उसे बहुत सारे ने प्रोटेक्ट करके रखा होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सिद्धार्थ ना तो वहां जा पाएगा और अगर चला भी गया तो उतनी आसानी से रेहान पर अटैक नहीं कर पाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो वह रेहान से अपना बदला नहीं ले पाएगा। पर सिद्धार्थ को रेहान से बदला तो हर हाल में लेना था, क्योंकि एक तो उसके लोगों के सामने उसकी इज्जत का सवाल था और दूसरा
अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके सभी सबधन मिलकर हंगामा कर देंगे। और इस वक्त सिद्धार्थ कैसे भी करके अपने लोगों के सामने अपना फेस और इमेज बचाना चाहता था, क्योंकि पहले ही वह आज रेहान से इतना पिटा था कि उसके लोगों के सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। और अब वह अपने लोगों के सामने अपनी बच्ची कुची इज्जत भी नहीं लुटाना चाहता था। यही सब सोचकर सिद्धार्थ ने बाकी किसी बात की बिना कोई परवाह किए रेहान से लड़ने को तैयार हो गया। हालांकि जेड माइंड सिद्धार्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिसे वह हर हाल में पाना चाहता था। सिद्धार्थ को अपने दिल ही दिल में इस बात का पूरा यकीन था कि कोई भी उससे वो जेड माइंड नहीं छीन सकता था, और आज नहीं तो कल वो आओमोनी माइंड उसी के हाथ लगनी थी, क्योंकि अब इस माइंड को पाना भी सिद्धार्थ की इज्जत का सवाल बन गया था। सिद्धार्थ यही सब सोच रहा था कि तभी उसकी नजर अपने ग्रुप मेंबर्स के फेस के एक्सप्रेशन पर गई, जिनके चेहरे पर रेहान से बदला लेने का भूत सवार था, और वह जल्द से जल्द उस रेहान तक पहुंचना चाहते